हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला, दिस अमेजिंग बैच जिसका नाम है जी स्ट्राइकर जेई 2025 सेकंड अटेम्प्ट ऑफ मेंस के लिए ये रिवीजन बैच आपके लिए लाया गया है। और आज इस बैच में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के इस साल के जो हमारे दिस ईयर क्वेश्चंस हैं TYQs वो सॉल्व करेंगे, और पुरानी ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, जो अच्छे कॉन्सेप्चुअल सवाल हैं जिसमें थोड़ा कुछ नया सीखने को मिलेगा या आप फंस सकते हैं, वो सवाल भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सिंस वीडियो जो है वो रिकॉर्डेड है, तो आप हर एक सवाल पे पहुंचकर वीडियो को पहले पॉज करें और फिर अपना खुद सॉल्यूशन छापें। ठीक है, चलिए। उसने बोला है कि एक मैट्रिक्स है 2x2 की, बहुत बढ़िया, सच दैट उसके सारे एलिमेंट्स, उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स 0 और 1 में से हमें लेने हैं फॉर ऑल i, j, मतलब i और j की जितने भी कॉम्बिनेशन, मतलब वो ये बोलना चाह रहा है सारे एलिमेंट 0 या 1 होंगे। Let the random variable x denotes the all possible values of determinant of the matrix A, then the variance of x, मतलब probability distribution का सवाल हो गया। तो अगर मैं आपको बोलूं कि कोई मैट्रिक्स A है, ठीक है, जिसमें A11, A12, A21, A22 ये चार एलिमेंट्स हैं। अब इसकी जो जो डिटर्मिनेंट वैल्यू हो सकती है, जब आप एलिमेंट यहां पर ये जितने भी एलिमेंट्स है क्या क्या रखोगे, या तो 0 या फिर 1। 0 और 1 के कॉम्बिनेशन, सारे 0 भी ले सकते हो, सारे 1 भी ले सकते हो। तो द पॉसिबल वैल्यूज जो आएंगी वो या तो आ सकती है 0, या आ सकती है 1, या आ सकती है -1। यस, सोच के देखिएगा प्लीज कि अगर आप एक मैट्रिक्स बनाते हो 2x2 की जिसके सारे एलिमेंट या तो 0 या 1 है, तो यही पॉसिबल डिटर्मिनेंट वैल्यूज है। तो रैंडम वेरिएबल हमने डिफाइन कर लिया, तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी 0, 1 और -1। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं भाई। ठीक है, पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं, फिर वेरिएंस निकालेंगे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि वैल्यू 1 कैसे कैसे आ सकती है। तो वैल्यू 1 आने के लिए सर इधर वाले डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 1 होना चाहिए। अब चाहे ये दोनों 0 कर दूं, फिर ये वाले 1 होने चाहिए, कोई एक 0 कोई एक 1 कर दो, और ये वाला दोनों 1 1 रखना ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ जाए। इसको 0 इसको 1 कर दो। ठीक है ना। ये वाली वो मैट्रिक्स है जिनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है वो आप बोल सकते हो 1 होगी। सिमिलरली इसमें एक चेंज कर दो, मतलब ये वाली वैल्यूज, जैसे यहां पे आपने लिख दी क्या, 0 0, यहां लिख दिया 1 1, यहां लिख दिया 0 1, यहां लिख दिया 1 1, और यहां लिख दिया 1 0, यहां लिख दिया 1 1। ये सारी वो मैट्रिक्स हैं जिनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू -1 आएंगी। मैं अगर आपसे पूछूं कि टोटल ऐसी कितनी मैट्रिक्स होंगी, तो आप बोलोगे सर टोटल हर एक प्लेस को भरने के दो ऑप्शन, या 0 या 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2 की पावर 4, जो कि हमारे पास में 16 मैट्रिक्स होंगी। 2 की पावर 4 दैट इज 16 मैट्रिक्स ऐसी बनेंगी, जिसमें से 3 डिटर्मिनेंट 1 वाली, 3 डिटर्मिनेंट -1 वाली, दैट मींस डिटर्मिनेंट 0 वाली कितनी मैट्रिक्स हो जाएंगी सर, 3 और 3 6 घटा 2, तो दैट इज 10 मैट्रिक्स ऐसी आएंगी हमारे पास में। आए ना। तो अब अगर मैं पूछूं कि अगर हमने कोई मैट्रिक्स उठाई इन 16 में से, उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है सर, दैट इज 10/16। उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी 3/16, -1 होगी, ये भी 3/16 है ना। अब बात करते हैं वेरिएंस की, तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है दैट इज सिग्मा p ऑफ xi मल्टीप्लाइड बाय xi का स्क्वायर। ठीक है, इन सारे रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू का स्क्वायर करके आप करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, माइनस इसके मीन का स्क्वायर। अब अगर मान लो मैं इसको मीन निकालने के लिए बोलूं, तो मीन क्या होता है सर, सिग्मा xi इंटू पी आई। तो इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, 0, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा +3/16, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा सर -3/16। तो आप बोल सकते हो सर ये वैल्यू आएगी 0, तो मीन इज 0। अब यहां जरा ध्यान दीजिएगा, xi का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू 0 का स्क्वायर इंटू 10/16, फिर इसका स्क्वायर दैट इज 1, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है सर उसके करस्पॉन्डिंग 3/16, और -1 अगर आप रैंडम वेरिएबल की वैल्यू लेते हो तो उसका स्क्वायर 1, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी सर, वो भी 3/16। तो वेरिएंस हमारे पास में आ जा रहा है 3/16 प्लस 3/16 दैट इज 6/16, जिसको आप बोल सकते हो सर कितना, 3/8। तो वेरिएंस इज 3/8, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो मैट्रिक्स के थ्रू एक प्रोबेबिलिटी का सवाल पूछा है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे गया है, अच्छा सवाल है। अगला सवाल, बैग 1 कंटेन्स 4 व्हाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक है जी, बैग 1 जो है हमारे पास, उसमें 4 व्हाइट
और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। बैग 2 कंटेन्स n वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स, बहुत बढ़िया। बैग 2 जो है वो हमारे पास में क्या है उसमें सर, n तो व्हाइट बॉल्स है, n व्हाइट और 3 ब्लैक बॉल्स है, ठीक है जी। One ball is drawn randomly from bag 1 and transferred to bag 2. The ball is then drawn from the bag 2. क्या किया, यहां से एक बॉल निकाली, इसके अंदर भेजी और उसके बाद में बैग 2 से एक और बॉल निकाली। If the probability that the ball drawn is white is 29/45, then the value of n. तो मतलब सर हमने क्या किया, इस बैग से इस बैग में एक बॉल ट्रांसफर की और फिर बैग 2 से हमने एक बॉल निकाली, तो वो बॉल व्हाइट निकले, इस बात की प्रोबेबिलिटी इज 29/45। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो बैग 1 से आप दो केस बना सकते हो, या तो हम एक व्हाइट बॉल ट्रांसफर कर दें या एक ब्लैक बॉल ट्रांसफर कर दें। किसमें, बैग 2 में। देखते रहना प्लीज, ठीक है, हाँ ना। इसके अंदर वाला पार्ट डिलीट कर दो। बैग 2 में आपके पास में ऑलरेडी n व्हाइट और 3 ब्लैक बॉल्स थी। अब अगर एक व्हाइट बॉल उठाकर इसके अंदर डालोगे तो यहां पर आपके पास में हो जाएगी n+1 व्हाइट और 3 ब्लैक बॉल्स रहेंगी। और अगर आप एक ब्लैक बॉल डालोगे इसके अंदर तो यहां पे n व्हाइट ही रहेंगी और 4 ब्लैक बॉल्स हो जाएंगी, ठीक है। अब इसमें से आपको एक बॉल और निकालनी है और वो व्हाइट निकले, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है। तो चलिए जी, अब प्रोबेबिलिटी खेलते हैं। प्रोबेबिलिटी में कोई भी काम बिना प्रोबेबिलिटी के तो होता नहीं है। तो बैग 1 से व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, व्हाइट है 4, टोटल है 9। सर ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 5 ब्लैक बॉल्स है जो फेवरेबल है, टोटल है 9। यहां पहुंचने के बाद में अब मुझे व्हाइट बॉल चाहिए, तो टोटल व्हाइट के ऑप्शंस कितने हैं, n+1 और टोटल बॉल्स कितनी है सर, दैट इज n+4। इसमें से व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी है n/n+4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड व्हाइट बॉल निकले या व्हाइट बॉल निकले लास्ट में हमारे पास में, सर वो हम कैसे निकलेंगे कि पहली बॉल हमने व्हाइट ट्रांसफर की जिसकी प्रोबेबिलिटी है 4/9, उसके बाद में बैग 2 से व्हाइट बॉल निकली जिसकी प्रोबेबिलिटी है n+1/n+4। उसके बाद में सर हो सकता है हम ब्लैक बॉल ट्रांसफर करें जिसकी प्रोबेबिलिटी है 5/9 और उसके बाद में हम व्हाइट बॉल निकालें जिसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी n/n+4। ये वाली प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 29/45। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो सर ऊपर लिखा हुआ है 5n, यहां से 4n, तो दैट इज 9n+4, क्योंकि 1 × 4 भी तो होगा। और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है सर दैट इज 9 × n+4 और यहां लिखा हुआ है 29/45। चलिए जी सॉल्व कर लेते हैं। 9 5 जा 45, ये उधर जाएगा तो 45n+20 बराबर ये इधर जाएगा, दैट इज 29n+29 × 4। ठीक है भाई, ये इधर गया तो सर ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 16n और इधर आएगा सर दैट इज 29 × 4 -5 × 4। 20 को ऐसे लिख दिया, ये 20 इधर लेके आया, इसको ऐसे लिख दिया। अब 4 उड़ा देते हैं, ये 4 ये 4 ये 4 गया। सर यहां कितना बचेगा, यहां बचेगा मेरे ख्याल से आपके पास में 16 और 9, सॉरी यहां कितना बचेगा आपके पास में 24। 29 में से 5 गए तो 24, 4n बराबर 24, n की वैल्यू आ गई सर 8। n इज इक्वल टू 8। बहुत ही नहीं सर, n की वैल्यू 8 नहीं आई, n की वैल्यू 6 आएगी ना, 6 चौके 24। ठीक है, हाँ ना, अभी गड़बड़ हो जाती। तो n की वैल्यू इज 6। आसान सवाल, एकदम टू द पॉइंट, डायरेक्ट सवाल है, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर लिखिए, फिर हम बात करेंगे इसमें। टू नंबर्स k1 and k2 आर randomly chosen from the set of natural numbers, मतलब k1 k2 belongs to natural number है, बहुत बढ़िया, ठीक है जी, है ना। Then the probability that the value of this is a non-zero number. आयोटा की पावर में आपने इन दोनों k1 k2 को रखा, मतलब आपने k1 k2 नेचुरल नंबर से उठाए, दोनों को आयोटा की पावर में रखा और जोड़ दिया। हम चाहते हैं कि ये वैल्यू नॉन जीरो आए, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है ये बताओ सर। टोटल आप बोल सकते हो या तो वैल्यू 0 आएगी इसकी, मतलब जो भी आप यहां पे रखोगे, जैसे मान लो आपने यहां पे रख दिया 1 और यहां रख दिया 3, तो आयोटा की पावर 1 आयोटा होता है, आयोटा की पावर 3 कितना होता है माइनस आयोटा। आयोटा और माइनस आयोटा जुड़कर बनेगा 0 या फिर वैल्यू बनेगी नॉन जीरो। इस केस में सर नॉन जीरो पार्ट इज अवर रिक्वायर्ड, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं सर 1 होती है, तो क्यों ना जीरो वाला सोच लेते हैं, क्यों ना जीरो वाला सोच लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे ये बोलूंगा कि इसको आप कैसे देखने वाले हो कि आयोटा की पावर k1 प्लस आयोटा की पावर k2, मैं चाहता हूं कि ये 0 आए, है ना।
ठीक है, पहले एक बार बताओ, आयोटा की सारी पावर्स लिख लेते हैं। आयोटा की पावर 1 आयोटा ही होता है, मतलब आयोटा किस किस के बराबर आएगा सर? आयोटा की पावर 1, फिर आयोटा की पावर 5, फिर आयोटा की पावर 9, फिर आयोटा की पावर 13, ये चलता जाएगा, ये सारे आयोटा के बराबर होते हैं। फिर आयोटा की पावर 2 मतलब -1, ये होता है आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 6, आयोटा की 4 जोड़ते जाओ, बिकॉज आयोटा की पावर 4 के साइक्लिसिटी में रिपीट करती हैं। पावर 6 को भी सर आप -1 बोल रहे हो, क्यों? क्योंकि इसमें से पावर 4 अलग करो, आयोटा की पावर 4 1, आयोटा स्क्वायर बचा जिसकी वैल्यू -1 होती है। फिर ये आ जाएगा 10 और फिर आ जाएगा सर 14 ऐसे। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि माइनस आयोटा कब कब आएगा, तो आप बोल सकते हो सर आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 11, आयोटा की पावर 4 जोड़ोगे तो 15। फिर आप बोल सकते हो सर इसकी वैल्यू +1 कब आएगी, जब आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 12, आयोटा की पावर 16। ठीक है, अब अगर आप जीरो के लिए सोच रहे हो, तो जीरो के लिए सोच रहे हो तो ऐसे सोचो सर, ये बन जाए आयोटा तो ये बन जाए माइनस आयोटा, है ना, या फिर सर ये बन जाए माइनस आयोटा तो ये बन जाए आयोटा, तब ये पूरा जीरो आ जाएगा। या फिर सर ये बन जाए -1 और ये बन जाए +1, या फिर ये बन जाए +1 ये बन जाए -1, तब भी वैल्यू जीरो आ जाएगी, है ना। यही 4 केस दिख रहे हैं आपको। तो चलिए अब मैं आपसे दैट इज प्रोबेबिलिटी, दैट इज सम जो है वो जीरो आएगा, मैं उस बात की बात कर रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि इसकी पावर ये पूरा आयोटा बने, मतलब ये वाली चीज पूरी आयोटा बने, तो हर 4 में से एक नेचुरल नंबर उस बात को सपोर्ट कर रहा है, समझ में? यहां पर आपको प्रोबेबिलिटी एज फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ेगी, बिकॉज K1 K2 आप कहां से उठा के ला रहे हो सर? नेचुरल नंबर के सेट में से। मैंने कहा 4 4 का ग्रुप बना ले, ठीक है, नेचुरल नंबर में ऐसे सोच कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो आयोटा की पावर में रखे और वो आयोटा बन जाए 1? इनमें से कौन सा है सर? 5। इनमें से कौन सा है सर? 9। तो हर 4 में से एक नंबर जो है वो आयोटा की पावर में रखोगे तो ये प्लस आयोटा बन जाएगा, मतलब इसको आयोटा बनाने के लिए 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी, और इसको आयोटा माइनस आयोटा बनाने के लिए सर दैट इज ऑल्सो 1/4। ठीक है, फिर सर सेम इसको माइनस आयोटा और दूसरे वाले को आयोटा, दैट इज ऑल्सो 1/4 प्लस 1/4। सिमिलरली सर इसको भी -1 बनाने के लिए, दूसरे वाले को 1 बनाने के लिए, दैट इज ऑल्सो 1/4, है ना। हर 4 में से एक सपोर्ट कर रहा है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है, हाँ है ना। ये मैंने 1/4 क्यों लिखा कि सर -1 बनाने के लिए 2 4 6 2 6 10 14, तो पहले 4 में से एक, फिर दूसरे 4 में से फिर एक, हर 4 में से एक हमारे पास में सपोर्ट कर रहा है। तो फाइनली सर ये लिखा हुआ है दैट इज 4 × 1/16 1/4। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम 0 ये आ रही है 1/4, तो जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है 1 - 1/4 दैट विल बी 3/4। वो कितनी हो जाएगी सर? ऑप्शन बी 3/4 इज द करेक्ट आंसर। यही आंसर दे रखा है। अब इसको सोचने का एक तरीका और भी है, इसको सोचने का एक तरीका और भी है ना, कि ये टोटल मिलकर, मतलब दूसरा मेथड 2 मैं आपको बता रहा हूं। मेथड 2 क्या है? इसको ऐसे सोचो कि सर ये सारे लोग मिलकर बन क्या कह सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं, है ना, क्या क्या बन सकते हैं। तो सर अगर 0 बनाना तो इन 4 में से कोई एक केस होना चाहिए फेवरेबल में, है ना, है ना। अगर आप 0 के लिए सोच रहे हो तो इन चारों में से कोई भी एक केस हो जाए कि ये एक आयोटा, ये 1 बने, ये माइनस, मतलब ये आयोटा बने, ये माइनस आयोटा, ये -1 बने तो ये +1 बन जाए, ऐसे करके। तो 4 टोटल केस है, उनमें से कोई एक केस होगा, तो 1/4 डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो, है ना, कि होगा तो कोई एक ही केस ना जब आप K1 K2 पुट कर दोगे, है ना। तो सर टोटल 4 पॉसिबल केस हैं, हर एक इक्वली लाइकली है, जिसमें से कोई एक हम उस टाइम पे उठाएंगे, हमारे लिए एक फेवरेबल है, टोटल 4। या फिर आप एक और चीज भी देख सकते हो, दूसरा सारे पॉसिबल केस लिख लो। मतलब मैं अगर आयोटा की पावर K1 प्लस आयोटा की पावर K2 की बात करूं तो क्या क्या हो सकता है सर? दोनों आयोटा आयोटा हो सकते हैं, दोनों -1 हो सकते हैं, दोनों 1 1 भी हो सकते हैं, और दोनों माइनस आयोटा भी हो सकते हैं, एक 1 और एक माइनस आयोटा हो सकता है,
और एक माइनस आयोटा और एक 1 हो सकता है, एक 1 और एक आयोटा हो सकता है, एक आयोटा और एक 1 हो सकता है। 2 2 4 2 6 2 8 है ना। और सर क्या हो सकता है, मतलब मैंने क्या किया, यहां पर इस तरफ एक तरफ आयोटा फिक्स कर देते हैं, तो यहां पर 1, फिर आयोटा के साथ यहां पर -1, फिर और क्या कर सकते हैं सर, माइनस आयोटा के साथ यहां पर 1, माइनस आयोटा के साथ यहां पर -1 है ना। मैं अभी नॉन जीरो वाले केस लिख रहा हूं। फिर मैंने यहां 1 फिक्स किया, तो यहां आयोटा, या फिर 1 के साथ यहां माइनस आयोटा, यहां -1 के साथ आयोटा, यहां -1 के साथ माइनस आयोटा। 2 2 4 2 6 2 8 है ना। 8 केस ये वाले हो गए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं लग रही है। और जो जीरो वाले केस है सर, इसमें जवाब सब में नॉन जीरो आएगा, इन सब में जवाब क्या आएगा, नॉन जीरो। अब इसमें वो वाले केस रहेंगे जब दोनों तरफ सेम सेम हो, दैट इज आयोटा आयोटा, 1 1 -1 -1 एंड माइनस आयोटा माइनस आयोटा। सर टोटल 12 केस तो ये हो गए, और इसमें से कुछ केसेस जीरो वाले ये भी होंगे जो आपको चाहिए, माइनस आयोटा आयोटा, -1 1 1 -1 और आयोटा माइनस आयोटा। तो 4 केस ये वाले हो गए। तो अब मैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किसकी जीरो होने की ऐसे लिखूंगा कि टोटल तो हमारे पास में 16 है, 12 और 4 16, फेवरेबल वही है जिसमें सम जीरो आएगा, वो ये 4 है, तो 4/16, तो जीरो होने की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4, जो कि आप डायरेक्टली देख सकते हो, और नॉन जीरो होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/4। ठीक है ना। तो ऐसे सोच लीजिएगा इसको कि इसकी टोटल पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, वो आपके सामने लिख दिए हैं भाई। ठीक है जी। तो ये इसका मेथड 2 हो गया। अगला सवाल, 3 डिफेक्टिव ऑरेंजेस। इस बार क्या है, प्रोबेबिलिटी के सवाल आसान ही पूछे गए हैं, ज्यादा मुश्किल उन्होंने किया नहीं है। समझ गए कि नहीं समझे? आ जाइए। 3 डिफेक्टिव ऑरेंजेस आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 7 गुड ऑरेंजेस। तो 3 डिफेक्टिव है प्लस 7 गुड ऑरेंजेस है। ठीक है भाई, ये हमारे पास में ऑरेंजेस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ऑरेंजेस की। अच्छा, नो एंड द गुड वंस, एंड ऑन लुकिंग एट देम इट इज इंपॉसिबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम। मतलब इनको मिक्स करने के बाद में आप ये देखकर नहीं बता सकते कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा बेकार है, मतलब कौन सा गल गया है, कौन सा रोटन हो चुका है, कौन सा खराब हो चुका है, वो देखकर नहीं बता सकते आप। ठीक है। 2 ऑरेंजेस आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। इसमें से 2 ऑरेंजेस निकाले। X denotes the number of defective oranges, then the variance of X। बहुत ही सिंपल सा है। 2 ऑरेंजेस अगर आपने निकाले हैं, खुद सोचो, और वही आपका रैंडम वेरिएबल है द नंबर ऑफ डिफेक्टिव ऑरेंजेस, तो 2 में हो सकता है सर दोनों के दोनों डिफेक्टिव हो, या एक डिफेक्टिव एक गुड, मतलब एक डिफेक्टिव हो, या फिर 0 डिफेक्टिव हो, बिकॉज नंबर ऑफ डिफेक्टिव ऑरेंजेस ही रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है। अब इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग लिख देते हैं। तो हम क्या बोलेंगे सर, दोनों के दोनों डिफेक्टिव कब निकले होंगे? तो टोटल आपके पास में सर 10 ऑरेंजेस हैं, तो 10 में से कोई भी 2 निकाल लो, 10C2। दोनों डिफेक्टिव निकले तो मतलब वो दोनों के दोनों इन 3 में से निकले, दैट इज 3C2। एक डिफेक्टिव है, दैट इज एक डिफेक्टिव है तो एक गुड होगा, दैट इज 3C1 इंटू 7C1। ठीक है, एक डिफेक्टिव एक गुड और टोटल 10C2। 0 डिफेक्टिव मतलब आपने दोनों ही गुड निकाल लिए, दैट इज 7C2 डिवाइडेड बाई 10C2। ये इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी जी। अब वेरिएंस पूछा है, तो मेरे ख्याल से वेरिएंस का फॉर्मूला आप लगाना जानते हैं, दैट इज सिग्मा पी ऑफ एक्स आई मल्टीप्लाइड बाई एक्स आई का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। ये कैलकुलेट कर लीजिएगा और सारी वैल्यूज आपको यहां पुट करनी है, बस आंसर इज ए। बहुत ही आसान सवाल। ठीक है। S be the set of all the all the words that can be formed by arranging all the letters of the word garden। मतलब हमने क्या किया, गार्डन के सारे लेटर्स को अरेंज किया, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिफरेंट लेटर्स है। इनको अरेंज करने का तरीका हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। ये 6 फैक्टोरियल मतलब सर आप बोल सकते हो 720 जो वर्ड्स हैं ये हमने एक सेट में डाल दिए। ठीक है, जितने भी वर्ड्स थे ना वो सारे के सारे एक सेट में बना दिए। ठीक है। From the set S, one word is selected at random. The probability that the selected word will not have all the vowels in alphabetical order. Vowels जो है वो alphabetical order में नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। मतलब आपने क्या किया, इन सभी को रीअरेंज किया। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी पॉसिबल है? 6 लोगों की 6 डिफरेंट चीजों की 6 जगह पर अरेंजमेंट है 6 फैक्टोरियल।
अब जब आप वो सारे के सारे लेटर्स लाकर या सारे के सारे वर्ड्स लाकर जब इसके अंदर रख दोगे तो आप बोल सकते हो कुछ ऐसे होंगे जिसमें वॉवल्स जो है वॉवल्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और बाकी जो होंगे उसमें आप बोलोगे सर वॉवल्स नॉट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वॉवल्स नॉट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, है ना। तो उसने कौन सा पूछा सर, ये वाला पार्ट हमारा रिक्वायर्ड है, दिस इज अवर रिक्वायर्ड पार्ट। ये वाला पार्ट कौन सा है सर, दिस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो मैंने कहा ये वाला गिन लेते हैं यार टोटल, क्योंकि टोटल हमारे पास में हमें पता है सर 6 फैक्टोरियल इसमें टोटल है। चलो भाई ठीक है, अब वॉवल्स विद अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाली चीज देख लेते हैं। तो मैंने कहा देख भाई GARDEN में से वॉवल्स है ए और ई, और जो कॉन्सोनेंट है वो है GRDN, यही है। टोटल 6 हो गए ना, 3 और 3 6। हाँ, अब हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वॉवल्स चाहिए, मतलब समझ में आता है कि ए पहले ई बाद में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब यही है कि वॉवल्स के बीच में अल्फाबेटिकल ऑर्डर चाहिए। तो वॉवल्स जिस हिसाब से ABCD में आते हैं, ए पहले आ जाता है फिर ई बाद में आता है, तो हमें वही यहां पर चाहिए। तो मैंने कहा इसको सोचने का तरीका बहुत ही सिंपल है, 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से पहले कोई भी 2 जगह सेलेक्ट कर ले। तो मैंने 6 में से कोई भी 2 जगह सेलेक्ट की, मान लेते हैं कि ये वाली और ये वाली। इस पे इन दोनों वॉवल्स को जमाने का तरीका 1 2 नहीं, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए तो इधर वाले पे कौन आएगा, ए, इधर वाले पे ई। कोई भी आप 2 जगह सेलेक्ट करोगे, चाहे वो कॉन्जिक्यूटिव हो, नॉन कॉन्जिक्यूटिव हो, अलग अलग हो, एक साथ हो, फर्क नहीं पड़ता। 2 जगह पे ए और ई को अरेंज करने का एक ही तरीका है, पहली वाली पोजीशन पे ए आएगा, दूसरे वाली पर ई आएगा, और बची हुई 4 प्लेसेस पे इनको तो कैसे भी अरेंज कर दो, दैट इज इनटू 4 फैक्टोरियल। तो सर ये हो जाएगा हमारे पास में 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल। तो ये और ये गया सर, ये कितना होता है, 6 5 4 3 2 1 होल डिवाइडेड बाय 2, है ना। ये 2 2 गया, तो ये आ गया 20 और 18, 18 इंटू 20 डायरेक्टली भी कर सकते थे आप, कि सर टोटल 6 फैक्टोरियल होता है आपके पास 720 बटे 2, तो 360 आ गया, ठीक है। तो मैंने कहा देख यार, अगर ये 360 आ रहा है ये वाली वैल्यू, तो ये वाले कितने होंगे सर, ये भी ऑब्वियसली कितने बोल सकते हो, ये भी 360। वैसे इस सवाल में एक आप स्पेशल केस भी लगा सकते थे कि 2 ही वॉवल्स है, क्या है, 2 ही वॉवल्स है, ए और ई। तो टोटल जितने भी हैं उनमें से आधों में वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होंगे, आधों में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं होंगे, खेल खत्म, है ना, ठीक है। तो ऐसे भी बोल सकते थे आप। तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी सर, दैट इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 360 बटे 720, दैट इज 1/2, प्रोबेबिलिटी इज हाफ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, हाफ आ जाएगी जी, ठीक है ना। बट ये हाफ वाली चीज तब मत लगा देना जब वॉवल्स 3 होंगे, तब नहीं लगेगी, ध्यान रखना, ठीक है। तब थोड़ा सा आपको सोच के करना पड़ेगा। तो सोचने वाला तरीका फिर यही है, ठीक है। आ जाइए, बैग 1 कंटेन्स 6 white 4 blue balls, बैग 2 कंटेन्स 4 white 6 blue balls, बैग 3 कंटेन्स 5 white 5 blue balls। बहुत बढ़िया। बैग 1 में आपके पास में 6 white और 4 blue balls है, बैग 2 में आपके पास में 4 white 6 blue balls है, और बैग 3 में आपके पास में 5 white और 5 blue balls है, ठीक है भाई, बिल्कुल सही। 1 ball is selected at random and the ball drawn from it। कोई भी एक बैग हमने रैंडमली सेलेक्ट किया, तो 3 बैग है, हर एक बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/3। तीन इक्वली प्रोबेबल है ना, रैंडम सेलेक्ट किया है, कोई सिक्का उछाल कर या डाइस रोल करके तो हमने सेलेक्ट किया नहीं है, तो रैंडमली सेलेक्ट किया, तो तीनों को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बराबर, ठीक है। एक बैग सेलेक्ट किया, उसमें से एक बॉल निकाली, इफ द बॉल इज व्हाइट, मतलब बॉल जो है वो व्हाइट है, मतलब ये वाला जो काम है ये हो चुका है। जिस भी सवाल में आपको पता चले कि दिस वर्क इज डन, तो या तो वो सवाल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, और ऐसे मल्टीपल रास्तों के थ्रू, मतलब व्हाइट बॉल इससे भी निकल सकती है, इससे भी निकल सकती है, इससे भी निकल सकती है, तो जब मल्टीपल रास्तों के थ्रू कोई काम हो चुका हो, तो दैट मीन्स वो सवाल हो जाएगा बेस थ्योरम का या टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का, ठीक है। ये बात हमें पता चल चुकी है कि बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। सर ये बेस थ्योरम का सवाल है, तो मैंने कहा एक बार बता कि व्हाइट बॉल निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है,
टोटल प्रोबेबिलिटी पहले व्हाइट बॉल की बताओ। तो सर टीपीटी दैट इज टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या बोलती है कि प्रोबेबिलिटी दैट अ ड्रॉन बॉल इज व्हाइट बॉल निकले, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो पहले हमने बैग 1 सेलेक्ट किया, उस बात की प्रोबेबिलिटी 1/3 है ना, रैंडमली सेलेक्ट किया, और उसमें से एक व्हाइट बॉल निकले तो 6 व्हाइट हैं और टोटल 10 है ना, 6/10। यहां पे आ जाइए सर, बैग 2 सेलेक्ट किया, उस बात की प्रोबेबिलिटी 1/3, टोटल इसमें से 4 व्हाइट है और टोटल 10 है, और बैग 3 सेलेक्ट हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमारे पास में 1/3, इसमें 5 व्हाइट है और टोटल 10 है। तो ये तो हो गया टीपीटी, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम की व्हाइट बॉल निकलने की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब हमें ये बात पता है कि व्हाइट बॉल निकल चुकी है, अब बताइए इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग 2 से निकली हो। तो हम जानते हैं सर, हम क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में लिखते हैं, इसमें से जो बैग 2 वाला कंपोनेंट है वो हम न्यूमरेटर में लिख देंगे। बैग 2 वाला कंपोनेंट ये वाला है, दैट इज 1/3 इंटू 4/10, ठीक है जी, और सबका डिनोमिनेटर उड़ा दो, दैट इज 30 30 30 और इधर 30, ऊपर बचेगा 4, नीचे बचेगा 6 + 4 प्लस ये 6 + 4 10, 10 और 5 15, 4/15 हमारा जवाब आ गया सर, दैट इज ऑप्शन ए। तो ये वाली जो चीज आपने लिखी है सर, ये बेस थ्योरम का सवाल है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का सवाल, बस एक ही स्टेप दूर होता है बेस थ्योरम का सवाल टीपीटी के सवाल से। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आ जाइए, ए एंड बी ऑल्टरनेट, ये सर ये भी एकदम बेस थ्योरम का बहुत ही हल्का सवाल, समझ गए, बहुत ही हल्का, मतलब जो क्लास में हम बेसिक एग्जांपल करते हैं उससे भी हल्का, इजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब तक सिर्फ वो एक बोल सकते हो आयोटा की पावर वाला और एक थोड़ा सा डिटर्मिनेंट वाला, वो एक थोड़े ठीक ठाक सोचने वाले सवाल है, अदरवाइज दीज आर इजी। ए एंड बी अल्टरनेटिवली थ्रोज ए पेयर ऑफ डाइस, ए विन्स इफ ही थ्रोज अ सम 5, बहुत ही सिंपल है, ए और बी दोनों मिलकर पेयर ऑफ डाइस थ्रो करते हैं अल्टरनेटिवली। पहले ए जो है वो एक साथ 2 डाइस फेंकेगा, और सम का मतलब है कि जो भी दोनों आउटकम आएगी उन दोनों के आउटकम्स को जोड़ के बताओ। ए तब जीतेगा जब वो सम 5 आ जाएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सम बराबर 5। तो सम 5 कैसे कैसे आ सकता है सर, 1 4 4 1 2 3 3 2, टोटल 36 पॉसिबल आउटकम्स हो सकती है जब आप पेयर ऑफ डाइस फेंकते हो, तो उसमें से 4 वो हैं जो सम 5 को सपोर्ट करती है, दैट इज 4/36, है ना। तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो ए के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी सर, दैट इज 32/36। ए कब कब नहीं जीतेगा, जब सम 5 नहीं आएगा, सम 5 नहीं आएगा मतलब 5 आने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो ना आने की प्रोबेबिलिटी 1 में से घटा दीजिए, ठीक है। एंड बी विंस इफ ही थ्रोज द सम 8, तो बी कब जीतेगा भाई, बी तब जीतेगा जब जो सम है वो 8 हो जाएगा। अब सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, मतलब सम 8 आने के पहले फेवरेबल केसेस बताएं। एक साथ नहीं जी, ये नहीं हो सकता, क्योंकि डाइस के आउटकम में 7 होता ही नहीं है, तो वो थोड़ा सा लॉजिकली सोच के जवाब देना। तो 2 6 6 2, फिर 3 5 5 3 और 4 4, तो 2 2 4 और 1 5, तो 5/36 इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी बी के, और बी के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 31/36, ठीक है भाई। चलिए, द प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस इफ ही या इफ ए मेक्स द फर्स्ट थ्रो, दोनों अल्टरनेटिवली थ्रो कर रहे हैं, ये बात सवाल में दे रखी है, मतलब एक बार ए फेंकेगा पेयर ऑफ डाइस, फिर बी फेंकेगा पेयर ऑफ डाइस, बट गेम स्टार्ट कौन कर रहा है, ए। तो हमें यहां पर ए के जीतने वाले केसेस लिखने हैं, दैट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज ए विंस। तो ए के जीतने वाले केसेस क्या क्या हो सकते हैं सर, पहली बार आए ए की बारी और वो सम 5 ले आए, ठीक है। फिर सर एक तरीका और भी है, ये जीत क्या है, खेल खत्म, क्योंकि गेम तभी बंद हो जाएगा, है ना। फिर ए की बारी आई, ए ने 5 नहीं, मतलब सम जो है वो 5 नहीं आया, फिर बी की बारी आई, सर बी का सम 8 आ गया, तो मैं कहता हूं तो बी जीत जाएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ इस लाइन में ए के जीतने वाले केसेस लिखने हैं, तो बी को भी हमें हराना होगा, मतलब बी की जब बारी आई तो उससे सम 8 नहीं फेंका गया, टोटल सम। फिर ए की बारी आई, फिर ए ने फेंक दिया, तो ये दूसरा तरीका उसका जीतने का। फिर क्या होगा, ए की बारी आई सम 5 नहीं आया, बी की बारी आई सम 8 नहीं आया, ए की बारी फिर आई सम 5 नहीं आया, बी की बारी फिर आई सम 8 नहीं आया, बट अब की बार आ गई। ऐसे करते करते सर ये कहानी चलती जाएगी इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस, दैट इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो पहली बार में ही सम 5 आ जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी है सर 4/36। फिर सम 5 ना आए, दैट इज 32/36,
फिर सम 8 भी ना आए मतलब 31/36, क्योंकि सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो ना आने की प्रोबेबिलिटी 31/36। फिर जो है वो सम 5 आ जाए। फिर यहां आ जाइए सर, दैट इज 32/36 इंटू 31/36 इंटू 32/36 इंटू 31/36 इंटू 4/36, और ऐसे चलता जाएगा। ध्यान से देखोगे तो 4/36 लेने के बाद कॉमन यहां बचेगा 1 प्लस 32 इंटू 31/36 इंटू 36, ये ठीक है क्या? और फिर यहां कितना आ जाएगा सर, 32/36 इंटू 31/36 का होल स्क्वायर। ऐसे चलता जाएगा टिल इंफिनिटी। तो ये एक जीपी बन रही है और वो भी इनफाइनाइट वाली। तो 4/36 मल्टीप्लाइड बाय ए, दैट इज फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो कितना है 32 इंटू 31/36 का स्क्वायर। चलिए जी इसको सॉल्व कर लेते। 4/36, 36 का स्क्वायर एलसीएम के बाद में न्यूमरेटर में पहुंचेगा, यहां आ जाएगा 36 का स्क्वायर माइनस 32 इंटू 31। एक 36 तो गया सर, है ना? और यहां पर भी 36 का जो स्क्वायर लिखा हुआ है इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। मैं कहा बिल्कुल सही। यहां पे 36 इंटू 36 लिखा हुआ है, ऊपर जो ये 4 है इसको उड़ाते हैं, यहां बचेगा एक 9 और यहां बचेगा 8 इंटू 4 32, ठीक है। अब एक और फैक्टर भी उड़ाया जा सकता है, दैट इज 2। ठीक लग रहा है क्या? है ना? या सीधा ही सॉल्व कर लो, मेरे ख्याल से कितना जवाब आने वाला है, या फिर उड़ा भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहां पे आ जाएगा 9, है ना, 4 से कैंसिल कर रहा हूं, यहां भी कितना आ जाएगा 9 और यहां आ जाएगा 2। 81 माइनस 62, तो ये आ गया 9 और ये 19। तो सर ऊपर बच रहा है 9, नीचे बच रहा है 19, 9/19। तो 9/19 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। ठीक है, इनफाइनाइट ट्रायल्स का सवाल हो गया। आ जाइए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2x2 की, एंट्री 0 और 1 है। लेट ई बी द इवेंट ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल का मतलब होता है कि उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। तो टोटल 16 होते हैं, 0 और 1 की मदद से अगर बने तो वैल्यू 1 आने वाली 3 होती हैं मैट्रिसेस, जिनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 होती है, और -1 वाली 3 होती है। तो मेरे ख्याल से आप निकाल सकते हो। तो 6/16 हमारा जवाब आ गया सर, जिसको आप बोल सकते हो 3/8। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है ना? तो मतलब इन्वर्टिबल होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मतलब कि डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो आए, और टोटल कितनी हो सकती है मैट्रिक्स 16। तो 3/8 इज द करेक्ट आंसर। खेल खत्म, है ना? आ जाइए अगला सवाल। वन डाइस हैज 2 फेसेस मार्क्ड विद 1, 2 फेसेस मार्क्ड विद 2, मतलब डाइस 1 जो है उसमें 2 फेसेस पे 1 1 है, 2 फेसेस पे 2 2 है, एक पर 3 है, 1 फेस मार्क्ड विद 3, एंड एक पर 4 है। टोटल 6 फेस कंप्लीट हो गए। अब डाइस 2 की बात करते हैं। अनदर डाइस हैज 1 फेस मार्क्ड विद 1, 2 फेसेस मार्क्ड विद 2, एंड 2 फेसेस मार्क्ड विद 3, and 1 face marked with 4. The probability of getting the sum of the numbers to be 4 और 5, मतलब ये दोनों डाइस हमने एक साथ उछाले और सम ऑफ द नंबर्स जो है ना, वो 4 आए या 5 आए, उस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है when both the dice are thrown together। ठीक है जी, पहले हम सम 4 की बात कर लेते हैं। जो सम 4 है वो कैसे कैसे आ सकता है सर? एक पर 1 आए, एक पर 3 आए, सम 4 आ जाएगा, है ना? 4 0 का तो केस बनेगा नहीं, क्योंकि किसी पे 0 मार्क्ड है नहीं। फिर एक पर 3 आए, दूसरे पर 1 आ जाए, डाइस 1 डाइस 2 की बात हो रहा हूं, इस पे डाइस 1 पे 1, डाइस 2 पे 3, इसमें डाइस 1 पर 3, डाइस 2 पर 1। फिर 2 वाला भी केस हो सकता है, एक पे 2 आए, एक पर 2 आए। बस यही 3 पॉसिबल केस है सम 4 लाने के। तो पहले डाइस पर 1 आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2 फेवरेबल है, टोटल 6, तो 2/6। और दूसरे डाइस पर 3 आए, तो 3 कितने हैं सर इसमें? दूसरे डाइस पर 2, तो ये भी 2/6। सम 4 आ गया, काम कंप्लीट। जब तक प्रोसेस कंप्लीट ना हो तब तक प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करो, फिर जब दूसरे केस में मूव कर जाओ तो फिर प्रोबेबिलिटी ऐड होती है। पहले वाले पर 3 आए,
तो पहले डाइस पर 3 आए, इसको सपोर्ट करने वाला एक ही आउटकम है क्योंकि एक ही बार 3 लिखा हुआ है, तो 3 1/6। और दूसरे वाले पर 1 आए तो ये भी 1/6। फिर दूसरे वाले पर 2 आ जाए तो 2 के लिए यहां पर 2 आउटकम्स हैं, दैट इज 2/6। और इस पहले वाले पे 2 आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 2/6, दूसरे वाले पर भी 2 आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी भी 2/6। तो सम 4 आने की प्रोबेबिलिटी आपके सामने लिखी हुई है 4 4 8 और एक 9/36, जिसको आप बोल सकते हो 1/4। तो ये सम 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी भाई, है ना। अब सम 5 आने की प्रोबेबिलिटी और देख लेते हैं। अगर आप चाहते हो कि दोनों का सम 5 आए तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, एक पर 1 एक पर 4, फिर एक पर 4 एक पर 1, फिर ऐसा भी हो सकता है एक पर 2 एक पर 3, फिर एक पर 3 एक पर 2। ठीक है, हाँ 5-0 वाला केस है नहीं, बिकॉज किसी पर भी 5 है नहीं और किसी पर भी 0 है नहीं। इस पर 1 आए, पहले वाले डाइस पर 1 आए तो 2 फेवरेबल है, टोटल आउटकम 6 है। दूसरे वाले पर 4 आए तो इसमें सर एक फेवरेबल है, टोटल 6 है। पहले वाले पर 4 आए, एक फेवरेबल, टोटल 6। इस पर 1 आए, एक फेवरेबल, टोटल 6। इस पर 2 आए तो 2 फेवरेबल, टोटल 6। और इस पर जो है वो 3 आए तो 2 फेवरेबल है, टोटल 6। पहले वाले पर 3 आए, एक फेवरेबल, टोटल 6। और दूसरे वाले पर 2 आए तो 2 फेवरेबल, टोटल 6। ये भी आ जाएगा सर 36, है ना। तो 2 और एक 3, 3 और 4 7, 7 और 2 9। सर ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 1/4। अब उसने पूछा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम या तो 4 आए या 5 आए, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है और का मतलब होता है यूनियन। तो हम क्या बोलेंगे सर, फॉर्मूले के हिसाब से, दैट इज प्रोबेबिलिटी जो है वो सम 4 आ जाए प्लस प्रोबेबिलिटी जो है वो सम 5 आ जाए माइनस प्रोबेबिलिटी जो है वो सम 4 और 5 एक साथ आ जाए। तो अब की बार देखते ही पता चल रहा है ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि जब सम दोनों आउटकम्स का 4 आएगा तो कोई चांसेस नहीं है कि उनका सम 5 आ जाएगा, या तो 4 आएगा या 5 आएगा, तो दोनों एक साथ हो नहीं सकती। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी जोड़ दोगे तो 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 2/4, प्रोबेबिलिटी इज हाफ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, हाफ। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आ जाइए प्लीज अगला सवाल। ए बोर्ड हैज 16 स्क्वायर एज शोन इन द फिगर। तो 1 2 3 4 इस तरफ है, 1 2 3 4 5 इस तरफ दे रखे हैं भाई। ओहो हो, 16 अगर स्क्वायर्स हैं तो इस तरफ भी 4 ही होंगे। ये आप बोल सकते हो काला खट्टा सिचुएशन है। कैसी सिचुएशन है, KKS, काला खट्टा सिचुएशन। बहुत बढ़िया, आ जाइए भैया। ठीक है, अब ठीक है मेरे ख्याल से। ठीक है, 4 इस तरफ हो गए, 4 इस तरफ हो गए, टोटल 16 स्क्वायर्स हो गए। Out of these 16 squares, 2 squares are chosen at random. The probability that they have no side in common. तो टोटल आपके पास में 16 है, तो 16 में से कोई भी 2 उठाने के तरीके कितने हो जाएंगे, दैट इज 16C2। अब इन 16C2 में से क्या होगा, कोई भी 2 अगर आप स्क्वायर उठाते हो, मान लो जैसे आपने 2 ये वाले उठाए, तो इसमें ये 1 साइड कॉमन वाला होगा। ठीक है, और अगर मान लो 2 स्क्वायर्स आपने ये वाले उठाए, तो ये नो साइड कॉमन वाला केस है। इनमें कोई भी साइड कॉमन नहीं है, बस एक कॉर्नर पॉइंट कॉमन है। तो या तो होगा 1 साइड कॉमन, टू साइड कॉमन वाला कोई केस नहीं है भाई। ठीक है, हाँ, 2 साइड कॉमन वाले आप 2 स्क्वायर्स नहीं उठा सकते। उठा के देख लो, है ना। वैसे भी देख ले यार, अगर एक स्क्वायर की 2 साइड कॉमन है, या ये वाली साइड और ये वाली साइड कॉमन है, तो इस साइड को कॉमन बनाने के लिए ये स्क्वायर उठाना पड़ेगा, और इस साइड को कॉमन बनाने के लिए ये स्क्वायर। तो स्क्वायर तो आप 3 उठा रहे हो, तो गड़बड़ हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे। हमारा रिक्वायर्ड पार्ट कौन सा है, उसने बोला है कि नो साइड कॉमन, ये वाला पार्ट रिक्वायर्ड है, दिस इज अवर रिक्वायर्ड। तो बाइजेक्शन ये बोलता है सर टोटल में से 1 साइड कॉमन वाले देख लो। तो मैंने कहा देख 1 साइड कॉमन वाले हॉरिजॉन्टल रो में कितने हैं, 1 2 3, है ना। वर्टिकल में कितने हैं, 1 2 3, है ना। ये दोनों ये दोनों ये दोनों, और फिर देखो हॉरिजॉन्टल वाले गिनो, 1 2 3, मतलब ये दोनों ये दोनों ये दोनों, फिर ये दोनों 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 ये दोनों। ये हॉरिजॉन्टल में आपने 2 स्क्वायर्स उठाए जिनकी एक साइड कॉमन होगी। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो अगर आप ये 2 लगातार वाले स्क्वायर्स उठाते हो, तो इनकी ये वाली साइड कॉमन हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल ऐसे ऑप्शंस कितने हैं भैया हमारे पास में, 12 हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, तो 1 साइड कॉमन वाले हमारे पास में 12 हैं, प्लस वर्टिकल में भी गिन लो, जैसे आपने ये दोनों उठा लिए, तो इनकी
ये वाली साइड जो है वो कॉमन हो जाएगी। तो वर्टिकल में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 12 ही सर वर्टिकल में होंगे। तो हमारे पास में वन साइड कॉमन वाले हॉरिजॉन्टल में 12 और वर्टिकल में भी 12, बस खेल खत्म। तो नो साइड कॉमन वाले कितने हो जाएंगे सर? तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास में 16C2 में से 12 + 12 दैट इज 24 घटाओ डिवाइडेड बाय 16C2, है ना। अब 16C2 कितना होता है? 16 × 15/2, ये आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा 15 × 8 120, है ना। तो सर ये लिखा हुआ है 1 - 24/120। अब सर ये देख सकते हो आप 12 10 और ये 2, 1 - 1/5, तो 1 - 1/5 कितना होता है सर? दैट इज 4/5 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, है ना। तो बाइजेक्शन से बहुत आसानी से हो जा रहा है। अगला सवाल आ जाइए, हाँ आराम से देखिएगा प्लीज। 2 balls आर सेलेक्टेड एट रैंडम 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब समझ में आता है कि एक बैग में से हमने एक बॉल निकाली, उसको दोबारा नहीं रखा, बस एक बॉल निकाली, उसका रंग देखा, उसको फेंक दी, फिर दूसरा बॉल निकाली। 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये है। ए बैग कंटेनिंग 4 व्हाइट एंड 6 ब्लैक बॉल्स, मतलब एक बैग में 4 व्हाइट और 6 ब्लैक बॉल्स थी, और उसमें से हमने एक बॉल निकाली 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है भाई। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट सिलेक्टेड बॉल इज ब्लैक, गिवन दैट द सेकंड सिलेक्टेड बॉल इज ऑल्सो ब्लैक। गिवन दैट के बाद में जो भी लिखा हो, गिवन दैट मतलब मैंने आपको क्लासेस में या क्लास में ये सब फ्रेजेस बताए थे जहां पर सवाल पढ़कर आपको ये फील आए कि ये काम हो चुका है। इट इज गिवन दैट, इफ इट इज नोन, ठीक है, इट हैज ऑलरेडी अकर्ड, ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हो, मतलब ये काम हो चुका है, मतलब ये वाला जो काम है ये काम हो चुका है। अब देखो हो चुका है वाले मैंने आपको 2 एग्जांपल्स करवा दिए, बट पिछले वाला सवाल बेस थ्योरम का था जिसमें आपने बोला हो चुका है। ये वाला देखो, ये क्यों था सर? क्योंकि इसमें मल्टीपल रास्तों के थ्रू हम व्हाइट बॉल उठा रहे थे या एक बॉल निकाल रहे थे। और अब की बार ये जो सवाल है जिसमें एक ही ऑप्शन अवेलेबल होता है, एक ही बैग अवेलेबल है, एक ही रास्ता अवेलेबल है, तो ये सवाल कहलाता है जी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। किसका सवाल कहलाता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तो सर सेकंड बॉल इज ब्लैक, ठीक है, मतलब हमसे क्या पूछा है? हमसे ये पूछा है कि इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट सिलेक्टेड बॉल इज ब्लैक, गिवन दैट, जो काम हो चुका है वो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, सेकंड सिलेक्टेड बॉल इज ऑल्सो ब्लैक, सेकंड बॉल इज ब्लैक, ये काम हो चुका है। इसके बाद में हमें किस चीज की प्रोबेबिलिटी बतानी है? कि फर्स्ट सिलेक्टेड बॉल इज ऑल्सो ब्लैक या फर्स्ट बॉल इज ऑल्सो ब्लैक, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। तो मेरे ख्याल से आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी कैसे लिखते हैं बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही लिखते हैं। तो बस अब अगर मैं इन दोनों के इंटरसेक्शन की बात करूं तो कॉमन सेंस से बोलना, ये बोल रहा है कि पहली बॉल ब्लैक होनी चाहिए, ये बोल रहा है कि दूसरी बॉल ब्लैक होनी चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया? बोथ बॉल्स आर ब्लैक, है ना, बोथ आर ब्लैक डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल इज ब्लैक। चलिए अब दोनों बॉल ही ब्लैक है, इसका मतलब क्या है सर? एक एक करके आपने निकाला। पहले तो ये बताओ टोटल वेज कितने हो जाएंगे? टोटल वेज कि एक एक करके आप बॉल निकाल रहे हो विदाउट रिप्लेसमेंट, तो पहली बॉल निकालने जाओगे 10 ऑप्शन है, 10 में से कोई भी एक। अब वो 10 में से कोई एक, अब आप पहली बॉल को निकाला, फेंक दिया, अब बैग के अंदर कितनी बॉल्स बची? 9, ठीक है ना। अब बोथ बॉल्स आर ब्लैक का मतलब है कि पहली 10 और दूसरी 9 टोटल ऑप्शंस। अब पहली भी ब्लैक निकले, दूसरी भी ब्लैक निकले, तो पहली वाली के ब्लैक के है कितने ऑप्शंस सर? 6, तो यहां पर 6, फिर आपने पहली अगर ब्लैक निकाल दी तो अब बैग के अंदर कितनी ब्लैक्स बची? 5, तो 6 × 5 ऊपर लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर में 10 × 9। अब ये जो लिखा हुआ है ये बोल रहा है कि सेकंड बॉल ब्लैक होनी चाहिए, सिर्फ इतना सा बोला। अब ऐसा तो है नहीं सीधा ही जाकर तुम सेकंड बॉल ही निकाल लोगे, पहली बॉल भी तो निकलेगी। ये सिर्फ फोकस कर रहा है सेकंड बॉल ब्लैक होनी चाहिए। तो सर इसमें ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट बॉल ब्लैक हो, और ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट बॉल व्हाइट हो। तो पहले वाली ब्लैक हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 6 बटे टोटल 10, एक एक बॉल कम कर दी। दूसरे वाली भी ब्लैक हो तो अब 5 ब्लैक बॉल बची और टोटल बैग के अंदर बॉल बची 9। पहले वाली व्हाइट निकले तो टोटल हमारे पास में 4 ऑप्शंस हैं और टोटल बॉल्स हैं, व्हाइट के 4 ऑप्शंस हैं और बैग के अंदर टोटल बॉल्स हैं 10।
अब बैग के अंदर टोटल बॉल्स बची 9 और ब्लैक वाली कितनी है 6 की 6, तो ये दोनों डिनोमिनेटर में आएंगी क्योंकि ये दोनों केसेस चलेंगे। तो 6/10 इंटू 5/9 प्लस 4/10 इंटू 6/9, तो ये 90, ये 90, ये 90 गया। ऊपर लिखा हुआ है 6 इंटू 5 और नीचे लिखा हुआ है 6 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6, 6 और 6 भी गया। ऊपर लिखा हुआ है 5, नीचे लिखा हुआ है 5 प्लस 4 9। दैट इज, वो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ये आएगी m अपॉन n, लोवेस्ट फॉर्म में है, दैट इज सिंप्लीफिकेशन के बाद में लिखा गया है GCD 1 आएगा, तो m प्लस n दैट इज 9 प्लस 5 दैट इज 14। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, आ जाइए। A coin is tossed 3 times. The x denotes the number of times tail follows a head. If mu and rho square denotes the mean and variance of x, then find the value of this. तो मैंने कहा देख, मीन और वेरिएंस तू सब निकाल देगा अगर तुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बता दे। यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, ये सवाल लैंग्वेज वाइज बड़ा टफ हो गया। ये सवाल कैसा हो गया? इसकी लैंग्वेज खतरनाक है सर। कैसी खतरनाक है सर? इसकी लैंग्वेज खतरनाक है। देखो ध्यान से, A coin is tossed 3 times. X denotes the number of times tail follows a head. आपने 3 बार सिक्का उछाला। टेल फॉलोज हेड का मतलब क्या समझ में आता है? फॉलोज का मतलब होता है पीछे पीछे, हम किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो इसको अगर हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो टेल फॉलोज हेड, मतलब टेल जो है वो हेड को फॉलो कर रहा है, मतलब हेड के बाद टेल आए। टेल नहीं लिखा हुआ, ये टेल लिखा हुआ है, ठीक है। हेड के बाद टेल आए, तो 3 बार आप सिक्के उछाल रहे हो। कितनी बार ऐसा होगा कि हेड के बाद टेल आ रहा होगा? हेड के बाद टेल आ रहा होगा, कितनी बार ऐसा होगा? जितनी भी बार होगा वो रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू है। तो मैंने कहा देख ले, 3 सिक्के उछाल रहे हो, अगर तीनों हेड आए तो क्या टेल ने हेड को फॉलो किया? तो आंसर इज नो, नहीं किया। मतलब टेल कितनी बार हेड के बाद में आया? 0 के बाद, मतलब 0 बार, एक भी बार नहीं आया। फिर मान लो तीनों टेल आ जाएं तो भी सर टेल ने हेड को फॉलो कहां किया? फॉलो मतलब हेड के बाद टेल कहां आया? नहीं आया। कितनी बार आया? 0 बार। हां, फिर मान लो ऐसा लिखा हुआ है THH, इसमें भी अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी बार हेड के बाद में टेल आया, सर एक भी बार नहीं, क्योंकि यहां पे टेल हेड से पहले आया है। ठीक है ना। अब कुछ बच्चे सोचते हैं सर इसमें पहला और आखिरी कौन सा लेना है? तो भाई देख, पहले उछाला, फिर हेड, फिर हेड, फिर हेड, मतलब ये फर्स्ट आउटकम, ये सेकंड, ये थर्ड आउटकम, ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, फिर ये TTH हो जाएगा। मैंने कहा इसमें बताना जरा कितनी बार टेल के बाद, हेड के बाद में टेल आया? एक भी बार नहीं। तो ये वो है जिसमें एक्स की वैल्यू आप बोल सकते हो 0। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? 0, क्योंकि जितनी बार हेड के बाद में टेल आएगा वो हमारा रैंडम वेरिएबल है। इन सभी केसेस में एक भी बार नहीं आया सर हेड के बाद में टेल, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स टेल अकर्स आफ्टर हेड इज 0, तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी। उसके सारे केसेस मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, है ना। फिर TTH हो गया, फिर 1 2 3 4। अब हेड के बाद में टेल एक बार आए, जैसे ये वाला केस लिखो जरा, HHT। अब हेड के बाद में टेल एक बार आया है, तो अब मैं वो केसेस लिख रहा हूं जिसमें रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 हो जाएगी। आप बोलोगे सर एक बार आया है हेड के बाद में टेल, एक ही बार तो आया है ना। फिर सर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि यहां पर H, यहां T, यहां H, यहां पर भी एक ही बार आया है हेड के बाद। हेड के बाद वाला बताना, ठीक है, एक ही बार। ठीक है जी। और फिर आप क्या बोल सकते हो सर, HHT हो गया और ये वाला हो गया, और क्या बचे? हाँ, फिर टेल, हेड, टेल, ये देखो ध्यान से, है ना। इसमें भी हेड के बाद में टेल एक बार, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, है ना। फिर HTH भी हो गया। टोटल 8 केस थे, तीनों H तीनों T हो गए। 2 T वाले हाँ HTT, HTT, ये वाला केस देखो, फिर से एक बार। अब ये मत बोल देना 2 बार, इसमें कुछ बच्चे बोल देते हैं सर ये 2 बार हो गया। मैं क्या, कैसे
बोले हेड के बाद में टेल एक बार आया और हेड के बाद में टेल एक बार और आया, नहीं, ये एक ही बार हुआ। फॉलोड बाय हेड का मतलब होता है, या टेल फॉलोज हेड का मतलब होता है कि वो कितनी बार उसके बाद में आया। तो एक ही बार हेड के बाद में टेल, मतलब हेड के तुरंत बाद टेल एक ही बार आया, वो देखो ये रहा। फिर यहां जो ये वाला टेल है ये टेल के बाद में आया, ना कि हेड के बाद में, ठीक है ना। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास में एक x बराबर 1 और एक x बराबर होगी 0। तो जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो के लिए सर 4 केसेस फॉलो कर रहे हैं और इसके लिए भी 4 केसेस फॉलो कर रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी सर? दैट इज जीरो की हो जाएगी आपके पास में 1/8, सॉरी 4/8, दैट इज 1/2, है ना। टोटल 4 फेवरेबल है, हर एक प्रोबेबिलिटी, हर एक केस की प्रोबेबिलिटी 1/8 है, तो 4 इंटू 1/8 इज 1/2। और रैंडम वेरिएबल 1 के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज दिस। अब मीन जिसको वो म्यू से डिनोट कर रहा है, तो मीन कितना होता है? दिस इंटू दिस, मीन आ जाएगा हाफ। और वेरिएंस क्या होता है सर? इसका स्क्वायर इंटू दिस दैट इज 0 इंटू हाफ, इसका स्क्वायर इंटू दिस दैट इज 1 इंटू हाफ, माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ में से 1 यहां पर मीन का स्क्वायर है ना, तो मीन का स्क्वायर, मीन है ये, तो हाफ में से 1/4 गया तो ये बचेगा 1/4, ये वेरिएंस हो गया, ये मीन हो गया। तो 64 इंटू 1/2 प्लस 1/4 बोले तो 64 इंटू 3/4, यहां आएगा 16 और ये पूरा जवाब आ जाएगा सर 48, ठीक है। ऑप्शन डी इज अवर FNF, है ना। फॉलोज का मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हेड के तुरंत बाद टेल आना चाहिए, हेड के तुरंत बाद, तुरंत हेड के तुरंत बाद टेल आना चाहिए। तो सर एक ही बार हुआ, मतलब एक और दो। इसमें बच्चे के बस यहीं पे एक कंफ्यूजन केस है, इसको वो रैंडम वेरिएबल 2 मान लेते हैं, मतलब रैंडम वेरिएबल 2 कि हेड के बाद में 2 बार टेल आया। फॉलोज का मतलब है कि हेड के तुरंत बाद टेल कितनी बार आया? एक ही बार आया ना, तुरंत बार। तो आ जाइए जी अगला सवाल, जो कि मतलब जो हमारा जिसको आप बोलते हो सेट थ्योरी पर बेस्ड है ना, देख लीजिए। तो probability of A intersection B is 0.1, A upon B and B upon A are the roots of this equation। तो लो भैया, 4 और 3 7 होते हैं ना, हाँ बहुत बढ़िया। इसमें से आप क्या लोगे? 4x कॉमन लोगे, तो 4x माइनस 1 और 3x माइनस 1, ये दो फैक्टर्स आ गए। मतलब यहां से x की वैल्यू 1/3 एंड 1/4 आ गई, किसी भी एक की वैल्यू, क्योंकि उसने कुछ बोला तो है नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B मान लेते हैं 1/3 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A जो है वो 1/4 है, क्योंकि उसने बोला था कि इस क्वालिटी के जो रूट्स हैं वो इन दोनों की वैल्यू है। और हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है सर? इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, और इसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी आपको 0.1 दे रखी है, तो ये इधर और ये इधर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो है वो 0.3 आ गई। और सिमिलरली सर आप यहां से बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितनी आ जाएगी? ये वाली वैल्यू 0.1, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 0.4, ठीक है ना। चलिए अब हमें क्या करना है सर? ये न्यूमरेटर में दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार यूनियन B बार, यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ आप इसको A इंटरसेक्शन B का बार बोल सकते हो, क्योंकि आपको बोला था इंटरसेक्शन साइन जब दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होता है तो यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाता है, सॉरी मैं इसको इंटरसेक्शन का साइन बोल रहा हूं, ये कॉम्प्लीमेंट का साइन, जब दोनों इवेंट्स पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो यूनियन का इंटरसेक्शन बना देता है, इंटरसेक्शन का यूनियन बना देता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी के कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे लिखते हैं? तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो 1 माइनस 0.1 दैट इज 0.9 आ जाएगा ये। और दूसरा वाला आपको क्या दे रखा है? वो भी डी मॉर्गन्स लॉ ही है, दैट इज A बार इंटरसेक्शन B बार, तो इसको आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, जिसको आप लिख सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। अब व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B? तो दैट इज सर प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये फॉर्मूला है, यहां से वैल्यू निकाल रहा हूं, देखना जरा ध्यान से।
0.3, 0.4 माइनस 0.1, 7 और ये आ जाएगा 0.6। तो 1 माइनस 0.6 इज 0.4। तो ऊपर लिखा हुआ है 0.9 डिवाइडेड बाय नीचे लिखा हुआ है 0.4, 9/4 हमारा आंसर आ गया। दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल जो आपको फॉर्मूलाज बताए हैं डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड सवाल है सर, कोई भी किंतु परंतु है ही नहीं इसमें, है ना। तो जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट 2025 में पूछे गए सारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं। अब आप थोड़े से पुराने पीवाईक्यूज को देख लेते हैं, ठीक है ना, पुराने पीवाईक्यूज को देख लेते हैं कि वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है। आ जाइए, ठीक है भाई, पुराने पीवाईक्यूज भी मैं अच्छे खासे लेके आया हूं, बहुत बढ़िया, आ जाओ। A 7-digit number is formed using this, the probability that the number so formed is divisible by 2. Divisible by 2 के लिए लास्ट डिजिट आपको 4 लिखनी है बस, ठीक है ना। तो दिस इज डू इट बाय योरसेल्फ, ये आप खुद करेंगे यार, ठीक है, कि आप इससे टोटल 7 डिजिट नंबर कितने बना सकते हो, ठीक है ना। सबकी अरेंजमेंट जितने रिपीट हो रहे हैं उतने के फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना, और डिविजिबल बाय 2 होने के लिए लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए, वो भी आप कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक सा सवाल। आ जाइए, ये बढ़िया सवाल है। ए बी द इवेंट such that the absolute difference between randomly chosen real numbers from the sample space या in the sample space is less than or equals to a is this, find the value of a। मतलब क्या हुआ, a be the event, the absolute difference मतलब मॉड वाला डिफरेंस between two randomly chosen। तो मान लेते हैं कि दो जो वैल्यू हम चूज करने वाले हैं 0 से लेकर 60 के बीच में से वो x और y है ना, ठीक है। रियल नंबर्स इन द सैंपल स्पेस इज लेस देन और इक्वल टू ए। अब इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है वो ए या ए से छोटा होना चाहिए। इसको अगर वो बोल रहा है, इसको अगर वो इवेंट ए बोल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए आपको दे रखी है 11/36। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी का सवाल हो गया भाई, ठीक है ना। मतलब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू ए ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए, और x और y 0 और 60 के बीच में है दोनों। तो हमने क्या किया, एक प्लॉटिंग कर ली कि x भी 0 से लेकर 60 के बीच में, ये आपका x हो गया, और दूसरा जो वेरिएबल है वो भी 0 और 60 के बीच में, ये y हो गया। तो x और y आप इस पूरे स्क्वायर में से कहीं से भी उठा सकते हो, दिस इज टोटल। फेवरेबल क्या है, ये वाली चीज। तो मैंने कहा देख यहां पर इसको प्लॉट कर लेते हैं, तो x माइनस वाई बराबर ए। अगर मैं इसमें y की वैल्यू 0 पुट करूं तो x आ जाएगा a,0, और अगर मैं इसमें x की वैल्यू 60 पुट करूं तो y आ जाएगा कितना, 60 माइनस ए, ठीक है। ये वाली पॉइंट कितना आ जाएगा सर, दिस इज 60 माइनस ए। तो ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसी बन गई, है ना। फिर ये वाली स्ट्रेट लाइन बना लीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस ए। अगर आप इसमें x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y आएगा जी a, और अगर आप इसमें y की वैल्यू 60 पुट कर देते हो तो ये आ जाएगा 60 माइनस ए। तो y की वैल्यू 60 और x की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस ए। सेटिस्फाई कर रहा है ना इसको, यहां पे 60 माइनस ए और यहां 60, बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये इनइक्वालिटी बन रही है, तो लेस देन इक्वल टू 0, क्या इसको ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हाँ सर। अगर मैं 0 0 रखूं तो वो a से छोटा होगा, यस और नो, वो क्या होगा, a से छोटा होगा। तो ओरिजिन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में जिस तरफ ओरिजिन बैठा है वो वाला एरिया, और इसको इस इतने पार्ट को ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यहां पे ये मेंशन होना चाहिए कि a पॉजिटिव है ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो इस इतने पार्ट को मतलब x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए, अगर मैं x और y दोनों की जगह ओरिजिन रख दूं, क्या 0 माइनस ए से बड़ा होगा, तो आंसर इज नो। तो ओरिजिन जिस तरफ लाई कर रहा है सेटिस्फाई नहीं कर रहा, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं कुछ, हाँ 0 इज ग्रेटर देन माइनस ए, सेटिस्फाई कर रहा है, तो जिस तरफ ओरिजिन बैठा है उसी तरफ वाला एरिया। तो फेवरेबल एरिया सर ये वाला हो गया, और टोटल एरिया सर आपके पास में ये वाला हो गया कि x और y यहां से आ सकते हैं।
तो जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दैट इज टोटल एरिया कितना है 60 इंटू 60 दैट इज 60 का स्क्वायर, और फेवरेबल एरिया कितना है। तो सर 60 के स्क्वायर में से आप एक काम करो, ये वाला एरिया घटा दीजिए और ये जितना एरिया होगा वही इतना एरिया होगा सेम, क्योंकि सर इसमें ये वाली बेस कितनी है 60 माइनस है और हाइट भी कितनी है 60 माइनस है। इसमें भी सर ये वाली हाइट कितनी है 60 माइनस है और ये वाली दूरी भी कितनी है 60 माइनस है। तो दैट इज 60 इंटू 60 टोटल एरिया में से मैं अगर इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया घटाऊं दैट इज 2 टाइम्स, और एक ट्राइंगल का एरिया है हाफ, बेस की हाइट इज 60 माइनस है और मतलब बेस की लंबाई इज 60 माइनस है और वर्टिकल हाइट इज ऑल्सो 60 माइनस ए। ये प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है भैया 11/36, यहां से आपको ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो दिस इज 1 माइनस 60 माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 60 का स्क्वायर, और ये 11/36 के बराबर है। तो बस यहां से तो सीधा सीधा सॉल्व हो ही गया मेरे ख्याल से। तो 1 माइनस 60 माइनस ए अपॉन 60 का होल स्क्वायर बराबर 11/36 अगर है भाई, तो इसको इधर और इसको इधर, तो 60 माइनस ए अपॉन 60 का होल स्क्वायर, और एक में से 11/36 घटाओगे तो सर ये आ जाएगा 25/36, है ना, है ना। तो मतलब सर ये 5/6 का होल स्क्वायर आ रहा है। तो आप बोल सकते हो 60 माइनस ए अपॉन 60 इज 5/6, ये आ जाएगा 10, ये इधर जाएगा 50, तो 60 माइनस ए बराबर 50, ए की वैल्यू आ गई सर 10। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ गई सर हमारे पास में 10। आई होप दिस इज क्लियर। ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी का सवाल भी हमने इंक्लूड कर लिया है। जेईई मेंस 2022 का डिफिकल्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, जहां पर केस मेकिंग प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, अब केस मेकिंग वाला सवाल है तो जरूर एक बार वीडियो को पॉज करके आपको इस सवाल का जवाब लिखना है जी। देख लो आराम से, हाँ पूरे वो वीडियो को पॉज करो, खुद सोचो क्या बोल रहा है। द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली चूजन 1-1 फंक्शन, इस बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा, फंक्शन कैसा है 1-1 फ्रॉम द सेट ए बी सी डी टू 1 2 3 4। मतलब उसने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया, यहां पर है ए, यहां है बी, यहां है सी, यहां है डी, और यहां से यहां वो एक फंक्शन डिफाइन कर रहा है जो कि 1-1 होना चाहिए। चलो फटाफट बताओ टोटल 1-1 फंक्शन कितने हो सकते हैं। टोटल 1-1 फंक्शंस सर डोमेन वाले पार्ट में टोटल 4 ही एलिमेंट्स हैं, तो इनमें से अगर आप 1-1 चाहते हो मतलब हर एक अलग अलग से मैप होगा और एक एक से ही मैप होगा, मैनी वन नहीं चलेंगे। तो इधर 5 है सर, पहले इन 5 में से कोई भी 4 सेलेक्ट कर लो। मान लो आपने 5 हटा दिया, अब इन 4 जगह पे इन 4 लोगों को बैठाने का तरीका, मतलब ए यहां बैठ जाए, बी यहां बैठ जाए, सी यहां बैठ जाए, डी यहां बैठ जाए, तो 4 जगह पे 4 लोगों को बैठाने का तरीका इज 4 फैक्टोरियल। तो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस। बट हमें वो वाले 1-1 फंक्शन बताने हैं जो इसको सेटिस्फाई करे, वो हमारे फेवरेबल है। तो ये तो सर हमने गिन लिए टोटल 1-1 फंक्शन, ये क्या गिन लिए भाई हमने टोटल। तो फेवरेबल कैसे गिने, तो फेवरेबल जो इस चीज को सेटिस्फाई करेंगे। अब इस चीज को सेटिस्फाई करने वाला मतलब क्या है सर, कि यहां पर एफ ऑफ ए, यहां पर 2 टाइम्स एफ ऑफ बी, ठीक है, यहां पर इसको इधर ले गए दैट इज एफ ऑफ सी और एफ ऑफ डी। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि इन दोनों का जो सम होगा और इन दोनों का जो सम होगा वो बराबर आना चाहिए। और ये जरूर ध्यान रखना कि आप 1-1 फंक्शन काउंट कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो 1-1 फंक्शन काउंट कर रहे हो। जैसे कि आप ये मत कर देना जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, यहां पर ले लिया 3, जैसे मान लो इसकी वैल्यू ले ली 3, कि बी पर वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है, तो ये हो गया 6, ए पर वैल्यू 1 आ रही है, तो इन दोनों का सम कितना आया 7, वैल्यू का टोटल सम कितना आया 7। फिर यहां पे 7 बनाने के लिए आपने इसको 3 और इसको 4 ले लिया, तो ये नहीं चलेगा, बिकॉज ध्यान से देखो फंक्शन की बी पर वैल्यू आप कितनी बोल रहे हो 3, फंक्शन की सी पर भी वैल्यू 3 बोल रहे हो, तो ये 1-1 थोड़ी है ना, ये 1-1 नहीं है। तो ये वाले केसेस नहीं चलेंगे, तो ऐसा अवॉइड कीजिएगा प्लीज। सोचो भाई, केसेस बनाओ, बिकॉज केस मेकिंग इज एन इंडिपेंडेंट प्रोसेस। ठीक है सर, स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। अब जैसे एक मैं आपको रैंडमली कुछ सेलेक्ट करके दिखाता हूं, जैसे मान लो मैंने इसकी वैल्यू ली 1
इसकी वैल्यू ले ली 2, तो 2 इंटू 2 ये आ गया सर 4 और 1 5। तो मतलब 1 और 2 आप यूज कर चुके हो कि फंक्शन की ए पर वैल्यू 1 आ रही है, 2 पर वैल्यू 2 आ रही है। तो अब इन दोनों के लिए ऑप्शन बचे 3 4 और 5 में से, मतलब 3 4 और 5 में से कोई नंबर मैं यहां लिख सकता हूं। यहां पे टोटल सम आ रहा है 5, तो मैं ऐसा तो लिखने से रहा 0 और 5, है ना, क्योंकि 0 वहां पे वैल्यू में नहीं है, कोडोमेन में नहीं है ना। तो 3 4 और 5 में से कोई भी दो नंबर उठाकर यहां पर सम 5 बनाना इंपॉसिबल है, तो मतलब ये वाला केस नहीं आएगा। ठीक है ना, ठीक है भाई। अब जैसे आप एक काम करो, यहां पर दो छोटे नंबर्स ले लो 1 और 2, ठीक है ना। 1 और 2 आपने यहां पे छोटे नंबर ले लिए, यहां पे बन रहा है सम 3। तो 1 और 2 अगर यहां यूज हो गए तो अब यहां पर कोई भी वैल्यू डालोगे तो सम 3 नहीं बनेगा, तो ये वाला केस छोड़ दिया। 1 के साथ यहां ले लेते हैं सर, 1 और 2 हो गया, 1 और 3 लोगे तो मान लो 1 और 3 यूज हो गए। तो सर अब इन दोनों में से, इन 2 4 और 5 में से कोई भी दो नंबर यहां रखोगे तो सम 4 तो नहीं आएगा। हाँ, अगर कोई बच्चा बोले कि सर 2 2, तो मैंने कहा देख सम तो नहीं, यहां पे अकेले ही 4 बना दिया, तो एफ ऑफ ए पर वैल्यू 0 तो आने से रही। ठीक है, तो ये वाला केस भी नहीं चल रहा। अब 3 के साथ यहां पे कर लीजिए 1 के साथ 4, तो ये सम कितना आ गया 5। तो 1 और 4 यूज हो गए, इन दोनों की मदद से यहां कुछ रखकर 5 बनाया जा सकता है क्या? तो एक बच्चे ने बोला कि सर ये देखो बन गया 5। मैंने कहा ये नहीं चलेगा भाई, सी पर ऑलरेडी वैल्यू 1 आ गई है, तो ए पर भी वैल्यू 1 नहीं आ सकती। आराम सोचे सर, नहीं बनाया जा सकता 5। फिर मैंने क्या किया, 4 की जगह यहां ले आया 5। फिर मैंने सोचा कि मैं 1 और 5 को यूज कर चुका हूं, कि क्या अब मेरे पास कोई तरीका है सम 6 बनाने का। तो एक बच्चे ने बोला सर ये वाला, मैं कहता ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि तूने ए और बी पर दोनों पर सेम वैल्यू आ गई ना। ये वाला 2 जो है ये तो मैं बाय डिफॉल्ट जो उसने आगे मल्टीप्लाई कर रखा है वही लिख रहा हूं, नहीं है। और यहां पे 3 रख दिया तो सम 6 वैसे ही हो जाएगा, 4 रख दिया तो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। तो सर यहां से बात नहीं बन रही, तो अब हटाओ 1 को पिक्चर से। तो 1 के साथ सारे कॉम्बिनेशन चेक कर लिए, अब चेक करो 2 और 3 का कॉम्बिनेशन। ये सम आ गया सर 5, है ना, ये सम आ गया 5, मतलब 2 और 3 आपने यूज कर लिए। इन दोनों की मदद से 5 बन जाएगा, 1 और 4, बट कोई भी एक वैल्यू रखोगे तो उसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना है। सर ये भी केस नहीं चलेगा, तो 2 के साथ 3 की जगह आप रखते हैं 2 के साथ 4, तो 2 और 4 यूज हो गए। अब देखो ध्यान से, तो 3 और 2 5 नहीं बन रहा सर, है ना। यहां पे 2 रख दूं और 7 बनेगा सर, नहीं बन रहा। फिर यहां 5 रख दिया तो खेल ही खत्म हो जाएगा। यहां 5 और यहां 2 7 नहीं बन रहा सर, इसके साथ भी कोई। अब 2 के साथ 5 को ले आओ, तो 2 और 5 यूज हो गए, बहुत बढ़िया। यहां पर बन गया सर, देखो ध्यान से, 2 इंटू 3 और यहां 1, ठीक है, 3 और 1 यूज हो गए। देख लो ये भी 7 और ये भी 7, तो पहला फंक्शन हमें मिल चुका है। ठीक है, पहला फंक्शन जो है वो हमें मिल चुका है जो सेटिस्फाई करेगा। चलिए जी, फिर यहां पर 2 और यहां 5 रखते हुए कोई और पॉसिबिलिटी है? 2 और 5 रखते हुए इन तीनों की मदद से 7 बनाना है, यहां पर वैल्यू पुट करके। सर 6 इंटू 6 और 1 7, 8 नहीं, 2 और 4 6 नहीं, और 2 और 3 5 नहीं सर, नहीं बनेगा। बस ठीक है, फिर तो यहां से 5 को हटाओ। अब 2 और 3 2 4 2 5 हो गए। अब 3 और 4 को कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं, यहां 3 और यहां 4, तो मतलब 3 और 4 हो चुका है अब। ठीक है, तो सर क्या हम सम जो है वो 7 बना सकते हैं क्या? मैंने कहा देख ले, हाँ बन जाएगा। 2 इंटू 1, ये वैल्यू 2 आ गई, और यहां 5, एक ये यूज कर लिया और एक यूज कर लिया, बिल्कुल बन गया सर, है ना। फिर 3 और 4 यहां रखते हुए, फिर और कोई तरीका है? इन तीनों 1 2 और 5 की मदद से यहां पुट करके मैं 7 बना दूं? नहीं सर, 5 और 1 वही तरीका था। यहां पे 4 रखोगे तो एक 5 बनेगा, नहीं है सर और कोई तरीका। मैंने कहा ठीक है भाई। अब हमारे पास में लास्ट कॉम्बिनेशन बचा, 3 4 का भी हो गया, अब 3 5 का, तो इसको हटाओ, यहां पर 5 लेके आओ, तो 3 और 5 हम यूज कर रहे हैं, देखना भाई। अब 1 2 4, तो ठीक है सर, ये कितना आ गया 8 ना, तो यहां पे मैंने 2 की जगह 2 ये और यूज हो गया, तो ये आ गया 4, और ये वाला 4 यहां यूज कर लिया। ठीक है भाई सर, बिल्कुल सही, है ना। और तो कोई पॉसिबल लग नहीं रहा, इसके साथ 8 आ रहा है ना, तो 4 इंटू 2 6, और 2 है नहीं, बहुत बढ़िया। 1 इंटू 2, तो 2 में 3 जोड़ोगे तो भी कुछ नहीं है,
तो 5 4 जोड़ोगे तो भी कुछ नहीं है, ठीक है। लास्ट पॉसिबिलिटी हम चेक करते हैं सर, दैट इज 4 और 5 के लिए। 4 और 5 का कॉम्बिनेशन, ठीक है। और 4 और 5 का कॉम्बिनेशन मतलब सर यहां पर अब हमारे पास में 1 2 3 4 और 5 बचे। अब 4 और 5 का कॉम्बिनेशन सर यहां कितना आ गया, 9। ये दोनों आपने यूज कर लिए। मान लो मैं सबसे बड़ा नंबर यहां यूज कर लूं, दैट इज 2 इंटू 3, तो ये आ गया 6। अब 6 में अगर 2 भी जोड़ दोगे तो 8 ही बनेगा, और 6 में 1 जोड़ोगे तो सर कितना बनेगा, 7 ही बनेगा। तो सर ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स द ओनली पॉसिबिलिटी वी हैव 3 केसेस, 3 ही फेवरेबल केसेस है वन वन फंक्शन के, ठीक है ना। तो अब जो हम एफ एन एफ लिखेंगे तो 3 हमारे फंक्शन आ रहे हैं 1 1, और टोटल हमारे पास में दैट इज 5c2 दैट इज 10, और ये होता है 4 फैक्टोरियल कितना होता है बेटा, 24, ये आ जाएगा 1/80, ठीक है, इज 1/80। ओहो, कुछ गड़बड़ तो नहीं की मैंने? एक गड़बड़ की है मैंने सर, एक्चुअल में ना 3 इंटू 2 आएगा, रियली सॉरी। कैसे सर? देख यहां पर सम 7 आ चुका है, इसमें आप 1 और 3 की पोजीशन नहीं बदल सकते, क्योंकि 1 और 3 की पोजीशन बदलती है सम 7 नहीं रहेगा, करके देख। बट इन दोनों की तो बदल सकते हो। तो फाइनली दिस इज इंटू 2, हर एक का 2 केस पॉसिबल है जब ये दोनों अपनी जगह बदलेंगे, ठीक है ना। तो 3 इंटू 2 ये वाला हमारा एक्चुअल आंसर हो जाएगा सर। फाइनल आंसर इज 1/40 इज अवर एफ एन एफ, दैट इज ऑप्शन डी। मैंने अभी भी गलत कर दिया भाई, है ना? अभी भी कुछ गड़बड़ की है क्या? The probability that randomly chosen one function from the set of this, 5 में से कोई 4 सेलेक्ट किए, उधर मैप किए 4 फैक्टोरियल तरीके से, ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। 5c4 कितना, अरे यार कैलकुलेशन ही गड़बड़ कर रहा हूं। 5c4 होता है 5, 4 फैक्टोरियल ये रहा, ऊपर 3 इंटू 2 6, और ये होता है 24, 6 चौके 24, 1/20। अब जाकर सही जवाब आया है कैलकुलेशन के साथ, ठीक है। तो केस मेकिंग का बढ़िया सवाल सर। कैसा सवाल है? केस मेकिंग के जितने भी सवाल मतलब आप बोल सकते हो, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली। चलिए जी अगला सवाल, पहले समझो इसकी लैंग्वेज, फिर मुझे बताओ कि वो क्या बोल रहा है। एक सेट है जिसमें E1 E2 E3 से लेकर E8 टोटल 8 इवेंट्स हैं। सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ हर एक की प्रोबेबिलिटी आपको यहां दे रखी है, कि मतलब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालना चाहते हो तो वो आ रहा है 1/36, अगर आप E2 निकालना चाहते हो तो सर वो आ रहा है 2/36, अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 निकालना चाहते हो वो आ रहा है 3/36। ऐसे चलता जाएगा, 8 की 8 प्रोबेबिलिटी, है ना। फॉर एवरी n 1 2 3 8 तक लेकर, मतलब एक सैंपल स्पेस में हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी उसने बता दी। और अब की बात सैंपल स्पेस इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि हर इवेंट की या हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी बोल दो या हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी बोल दो, अलग अलग है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, अब एक सेट बनाया है, सेट को ध्यान से देखना, जिसमें हमने ए को उठाया है। ए क्या है? एस का सबसेट है। ए इज सबसेट ऑफ एस, एस का सबसेट है, और ए की प्रोबेबिलिटी जो है वो 4/5 से ज्यादा आनी चाहिए। जैसे मान लो ए का सबसेट, सॉरी एस का सबसेट कोई एक आपने बनाया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने E1 और E2 ले लिया, ठीक है। मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं, देखना जरा, है ना। जैसे मान लो ये जो है, क्या ये इसका सबसेट है? हाँ सर, आप उसमें से कोई भी 2 एलिमेंट उठा लाए। अब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछूं तो अब की बार सर ये इक्वली लाइकली तो है नहीं, तो आप ऐसे तो बोल नहीं सकते कि सर 2/8, वो तो तब लगाते हैं ना फॉर्मूला जब सारी आउटकम्स इक्वली लाइकली हो। तो जब आउटकम्स इक्वली लाइकली ना हो तो प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली ऐड की जाती है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो सर ये कितनी है? 1/36, और ये है 2/36, तो सर ये आ रहा है 3/36। अब आपको ऐसे गिनने कि ऐसे कितने सबसेट बना सकते हो, ऐसे कितने सबसेट बना सकते हो जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब उन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम, वो 4/5 से बड़ा है। क्या ये वैल्यू 4/5 से बड़ी है? तो आंसर इज सर नो, नहीं है बड़ी। इधर जाएगा 15, और 36 इंटू 4 तो सर बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल जो है ये नहीं चलेगा, ठीक है, हाँ ना। तो प्रोबेबिलिटी 4/5 से, अच्छा एक और चीज दिख रही है यहां पे 36 बना हुआ है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं, जरा देखना, इसी चीज को मैं बाइजेक्शन से सोचता हूं। बाइजेक्शन मतलब कि P ऑफ ए की जगह माइनस P ऑफ ए बार लिख सकता हूं। जैसे जैसे आपने ये सेट बनाया सबसेट ए,
जिसमें आप कुछ एलिमेंट्स को लेके आए, इसी करस्पॉन्डिंग में ए बार पूछूं तो ए बार का मतलब होगा जो आप छोड़ के आए हो, तो ए बार में कौन आ जाएगा, E3 E4 E5 E6 E7 E8। तो जिनको लेके आ रहे हो, जो बचे, जो इवेंट्स बच गई या जो E1 E2 E3 ये सब बच गई, ये ए बार में काउंट होगी। दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार ये इधर आएगा 1 माइनस 4/5 इज 1/5। अब इन सब की प्रोबेबिलिटी का जो सम है ना, जो किसी भी आप चाहे ए बनाओ या ए बार बनाओ, सबकी डिनोमिनेटर में 36 आने वाला है। तो मैंने क्या किया, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ऐसे लिखी जाएगी, सम अपॉन 36। सही बोल रहा हूं, मतलब 1 2 3 4 इन सब का सम डिवाइडेड बाय 36, और ये आ जाएगा सर ऐसा। तो बेसिकली अब हमारे पास सोचना थोड़ा आसान हो गया। तो सम जो है वो 7.2 से छोटा आना चाहिए। सम किसका, जो E1 E2 E3 है इन सबके न्यूमरेटर का, क्योंकि डिनोमिनेटर तो मैंने 36 बनाई दिया है, देखो ध्यान से। तो कितने तरीके से सम आप जो है वो 7 से छोटा रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने क्या किया, एक एलिमेंट उठा लाए जिसमें सिर्फ E1 है, ये चलेगा, क्योंकि अगर सिर्फ E1 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/36। सम का मतलब क्या है, सिर्फ न्यूमरेटर को देखो, क्या ये सम 1 से छोटा है, तो आंसर इज सर यस, सॉरी 7.2 से छोटा है, तो आंसर इज यस। और आप चाहे चेक कर लो, ये प्रोबेबिलिटी 4/5 से ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है ये 4/5 से बड़ी है। एक सेकेंड, ए बार का जितना भी सम होगा वो 7.2 से छोटा होना चाहिए। अच्छा, ए बार आपने सम, तो इसमें जैसे, सॉरी ये मैं ए बार लिख रहा हूं, सॉरी। तो सर ए क्या हो जाएगा इस केस में, ए हो जाएगा सर E2 E3 टिल कहां तक, E8 तक। अब सम करके देखिए इन सब की प्रोबेबिलिटी का, तो 2 + 3 + 4 ऐसे करते करते 8 तक बटे 36। ऊपर अगर मैं एक जोड़ दूं और एक घटा दूं, तो सर ये सम लिखा हुआ है 36 - 1 35/36। क्या ये वैल्यू 4/5 से बड़ी होती है, तो आंसर इज सर यस, क्योंकि 35 × 5 175 हो गया, और 36 × 4 6 चौके 24, 12 और 2 14। तो हाँ सर ये बड़ा आएगा, ये छोटा आएगा। तो ए बार अगर E1 है तो ए क्या होगा, E2 से लेकर E8। इसकी सारी प्रोबेबिलिटी का सम करोगे तो वो आ रहा है सर कितना, 35/36। तो वो वाली वैल्यू 4/5 से बड़ी आएगी। दैट मीन्स यहां पर मैं सारे ए बार लिख रहा हूं, और मेरे ख्याल से आपको ये पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी कि जब मैं यहां पर एक ए बार लिखूंगा तो उसके करस्पॉन्डिंग एक ए आप बना लोगे, है ना। और ए बार किसको देख के लिखना है कि सम जो है वो 1 से 7.2 से छोटा होना चाहिए। तो ए बार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कहां तक हो सकता है, E7 तक हो सकता है, हाँ अकेले वाले। ए बार ये भी हो सकता है 5, है ना। ए बार अगर 5 है तो, सॉरी 5 है तो ए क्या है, ए ये पूरा। इन सारी की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी जरा बताना, सबका सम 1। तो क्या 1 4/5 से बड़ा होता है, तो आंसर इज यस, है ना। तो 5 एक एक वाले गिन लिए, अब 2-2 वाले गिनते हैं। 2-2 में हमें देखना है कि सम 7.2 से छोटा है। तो 1 और 2 का सम, 1 3 का, ऐसे देख लो 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अब 2-2 का सम हमें 7 से छोटा करना है। एग्जाम्पल के तौर पे भी बता दूंगा और साथ में आपको समझ में भी आ जाएगा। अब 7 के साथ 1 को लोगे तो सर वो तो 8 आ जाएगा, तो 7 के साथ तो कोई आएगा नहीं। 6 1 बिल्कुल सही, 6 2 नहीं सर, तो एक ही हो गया। फिर 5 1 6, 5 2 7 चलेगा। फिर 4 1 4 2 4 3, 3 1 3 2, फिर 2 1, तो 2 1 1, वापस गिनते हैं भाई 1 2 3 4 5 6 7, 7 आएगा नहीं। 6 1 1, 6 2 कुछ होगा नहीं, 5 1 1, 5 2, फिर एक और, फिर 5 3 तो 8 हो जाएगा, सम इससे बड़ा हो जाएगा। फिर 4 1 एक और, 4 3 एक और, 4 2 एक और, फिर 3 1 एक और, 3 2 एक और, फिर 2 1 एक और, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो सर हमारे पास में दो दो वाले 9 आ जाएंगे। जैसे मान लो आपने यहां पर लिया E1 E2, दोनों का सम आ रहा है 3, 7.2 से छोटा है। सम का मतलब समझ पा रहे हो ना, E1 है 1/36, E2 है 2/36, ऊपर वाले का सम मुझे देखना है कि वो 7.2 से छोटा आना चाहिए, ठीक है ना। और जैसे आप ये भी बोल सकते हो सर E1 E6, तो ये आपके पास में टोटल कितनी आ गई 7। ऐसी आपके पास में एक केस है, ऐसा आपके पास में 9 केस है। अब इसके करस्पॉन्डिंग ए बार आपके सामने है, तो ए आप जानते हो भाई, E3 से लेकर E8 तक सबका सम निकाल प्रोबेबिलिटीज का, वो 4/5 से बड़ा आएगा, चेक कर लेना। अब हम 3-3 की बात करते हैं जिसमें 3-3 एलिमेंट्स आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब भाई 6 के साथ और 7 के साथ तो आप 2 एलिमेंट और ले नहीं सकते कि सम 7.2 से छोटा है। 6 के साथ 1 लोगे तो तीसरा एलिमेंट लोगे कौन से? तो 5 के साथ अगर मैं 1 लूं या 5 के साथ 2 लूं तो 7 ही हो गया। 7 के साथ एक और जोड़ोगे तो 8, तो 5 वाला भी नहीं चलेगा। 4 2 1 बिल्कुल सही। दैट मीन्स E1 E2 E4 इन सबका सम 4 2 6 और 1 7, 7.2 से छोटा आ रहा है, तो 4 2 और 1 हो गया। फिर 4 3 और 1 तो हो नहीं सकता, 8 हो जाएगा। 4 3 और 2 भी नहीं हो सकता, ठीक है। 3 के साथ 3 2 और 1, तो E1 E2 E3 ऐसे 2 केस और आएंगे सर। तो अब ऐसा हो सकता है कि जिसमें 4 एलिमेंट्स हो ए बार में। सर ए बार में अगर सबसे छोटे 4 एलिमेंट्स ये भी लोगे तो इनका सम जो है वो 7 से बड़ा है, देख लो ध्यान से, इनफैक्ट 8 से भी बड़ा है। 7 2 9 और 1 10, तो सर यही पॉसिबल है। तो मतलब ए बार आपने गिन लिए, टोटल ए बार कितने हैं भाई? सर 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 और 2 19। तो इन्हीं के करस्पॉन्डिंग 19 सेट ए पॉसिबल होंगे, 19 ए सेट ए पॉसिबल होंगे जिसके सारे E1 E मतलब जितने भी उसमें E आएंगे उन सभी की प्रोबेबिलिटी का सम 4/5 से बड़ा होगा। अब जैसे कोई बच्चा आपसे पूछ ले कि इसके करस्पॉन्डिंग ए क्या होगा, तो मैंने कहा अगर E बार ये है या ए बार ये है तो ए क्या हो जाएगा? E4 E5 E6 E7 E8, क्योंकि 1 2 3 आपने ए बार में रखा है तो ए में 1 2 3 को छोड़ दो, ये सारे आगे, इनकी सभी की प्रोबेबिलिटी का सम निकाल, वो 4/5 से बड़ा आएगा, ठीक है। तो इस जितने 19 है उनके करस्पॉन्डिंग 19 सबसेट ए लाई करेंगे, और इस सेट में हमने वो सबसेट ए को ही काउंट किया है, तो इसका पूरा जवाब क्या आ जाएगा सर? दैट इज 19 इज अवर एफएनएफ, ठीक है। 19 इज अवर एफएनएफ। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है भाई। आ जाइए अगला सवाल, जेईई मेंस 2024 का पूछा गया सवाल है, टूर्नामेंट वाला सवाल है, देखिएगा ध्यान से। इन ए टूर्नामेंट a team plays 10 matches with probability of winning and losing, ठीक है, मतलब विन की ये प्रोबेबिलिटी है और लूज करने की ये प्रोबेबिलिटी है। तो मतलब सर ड्रॉ हो ही नहीं रहा, बट बिकॉज ड्रॉ क्यों नहीं हो रहा सर, कैसे पता चला? मैंने कहा दोनों प्रोबेबिलिटी का सम मिलाकर देख 1 हो गया, तो टोटल पॉसिबिलिटी अगर सम मिलाकर 1 हो गया तो मतलब कोई तीसरी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो मतलब कोई भी अगर टीम मैच खेल रही है तो वो या तो जीतेगी या हारेगी, लूज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। Let X be the number of matches the team wins, मतलब X वो मैचेस है जिसमें टीम जो है वो जीतती है, एंड Y be the number of matches in which team loses, जिसमें टीम जो है वो हारती है। और टोटल उसने पूरे 10 मैच खेले हैं, तो ऑब्वियसली सर जीत और हार मिलाकर टोटल 10 होंगे, क्योंकि ड्रॉ तो कोई हो नहीं रहा। दिस इज गिवन है ना, ठीक है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस वाई का मॉड लेस देन इक्वल टू 2, अब इधर देखना ये क्या मतलब हुआ, x माइनस वाई का मॉड लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब हो गया सर, अगर मैं इस मॉड को हटाऊं तो x माइनस वाई 2 से छोटा और -2 से बड़ा। अब किसी भी एक वेरिएबल को गायब कर दो, जैसे मान लो कोई बच्चा बोले सर मैं तो x को गायब करूंगा, तो x की जगह है तो 10 माइनस वाई लिखेगा, तो 10 माइनस वाई फिर एक और माइनस वाई, तो -2y। तो जरा देखना ये इधर गया -12, ये इधर जाएगा -8, तो -2y इज लेस देन -8 ग्रेटर देन -12, -2 से डिवाइड किया तो y जो है वो 6 से बड़ा और 4 से बड़ा और 6 से छोटा। तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। अब कोई बच्चा बोले सर मैं तो एक ही बात है, अगर मैंने यहां से यहां जाते वक्त y को रखा और x को एलिमिनेट किया, कोई बच्चा बोले सर मैं तो x को रखूंगा और y को एलिमिनेट करूंगा, तो भाई ये काम कर, इसमें y की जगह क्या कर 10 माइनस एक्स पुट कर दे, तो x माइनस 10 माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज 2x माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन -2, तो ये आ जाएगा सर कितना 8
और ये कितना आ जाएगा 12। x की वैल्यू जो है वो 6 और 4 के बीच में रहेगी। अब एक बच्चा बोलेगा सर यहां पर जो स्टेटमेंट आपको दे रखी है और यहां जो दे रखी है वो तो अलग अलग है। मैंने कहा सेम है भाई, y वो मैचेस हैं जिसमें वो हारे, तो यहां से y की पॉसिबिलिटी बता क्या क्या आ रही है। y या तो 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 6 हो सकता है। तो टोटल 10 मैच खेले, y का अमाउंट बता रहा है कितने मैच हारे, तो जीते कितने 6, 5 और 4। यहां पर भी तो सेम ही केस लिखा हुआ है। अगर मैं यहां पे आपसे x की वैल्यू पूछूं तो आप बोल सकते हो सर 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। टोटल मैच 10 है, x वो हैं जितने जीते, 4 जीते तो हारे कितने 6, 5 जीते तो हारे कितने 5, 6 जीते तो हारे कितने 4। टोटल अमाउंट देखना जरा 10 10 10 हो गया, दोनों एक ही बात है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है आपको, तो 6 जीते और 4 हारे, है ना। तो 10 में से कौन से 6 जीते और कौन से 4 हारे सर वो देख लो। तो मान लेते हैं 10 में से कोई भी 6 मैच सेलेक्ट करो, उनको जीतना है, और जीतने की प्रोबेबिलिटी है सर 1/3, 1/3 की पावर 6, और जो बाकी जितने मैच बचे उनको 2/3 प्रोबेबिलिटी के साथ हार जाना है। फिर 10 में से कोई भी 5 मैच सेलेक्ट कर लो, वो हमें जीतने हैं, जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, तो पावर 5 आएगी, क्योंकि उन 5 मैचेस पे 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 रखोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1/3 की पावर 5, और बाकी बचे हुए 5 मैचेस आपको हारने हैं, दैट इज 2/3 की पावर 5, और प्लस ये लास्ट वाला 10 में से कोई भी 4 मैच सेलेक्ट कर लो जो आपको जीतने हैं, तो 1/3 की पावर 4 और 2/3 की पावर 6। ठीक है भाई, इस पूरे को कैलकुलेट कर ले। वो इस पूरे को कैलकुलेट करने के बाद में इसका जो जवाब है वो भैया बोल रहे हैं कि आंसर आएगा 3 की पावर 9 इंटू पी। तो पी क्या होगा वो आपको दे रखा है, इसमें से 3 की पावर 9 अलग कर लेना भाई। 3 की पावर 10 डिनोमिनेटर में है, तो इस पूरे को 3 की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, और फिर वैल्यू बता दो, क्योंकि ये हमारा पी है। तो इस पूरे को 3 की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर दो पहले। आ जाइए, एनसीईआरटी का सवाल है, मतलब ठीक है। इस बार जो आपके पास में बेस थ्योरम के सवाल जो आए हैं प्रोबेबिलिटी में, या जो आते आ रहे हैं, इस बार नहीं, मतलब पिछले साल जो आए थे, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। आप इससे भी डिफिकल्ट सवाल जो है आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, और मैंने आपको बोला भी था कि एनसीईआरटी को इग्नोर करना एक पॉइंट तक ठीक है, बट हाँ कुछ चैप्टर्स हैं जिनके लिए एनसीईआरटी प्लेज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। और वो कौन से चैप्टर्स हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रोबेबिलिटी की ये बेस थ्योरम वाली जो एक्सरसाइज है। फिर उसके बाद में आप बोल सकते हो सर एओडी वाले जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली जो एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे डायरेक्टली सवाल आते हैं। आ जाइए, ए कंपनी हैज 2 प्लांट्स ए एंड बी, ठीक है, टू मैन्युफैक्चर मोटरसाइकिल। 60% ऑफ द मोटरसाइकिल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द प्लांट ए। इसमें 60% है तो 60/100 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी किसी भी मोटरसाइकिल की मैन्युफैक्चर की होने की, मतलब इस प्लांट में किसी मोटरसाइकिल की मैन्युफैक्चर होने की प्रोबेबिलिटी 60/100। एंड द रिमेनिंग आर मैन्युफैक्चर्ड इन प्लांट बी, तो 40/100 इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, हाँ। 80% ऑफ द मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर्ड एट प्लांट ए आर रेटेड एज स्टैंडर्ड क्वालिटी। इसमें से स्टैंडर्ड क्वालिटी वाले कितने 80%, दैट इज 80/100 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। While 90% of the motorcycle manufactured in the plant B are standard quality, इसमें से स्टैंडर्ड क्वालिटी वाले कितने हैं 90%, दैट इज 90/100। ठीक है जी। ए मोटरसाइकिल इज पिक्ड अप रैंडमली फ्रॉम द टोटल प्रोडक्शन एंड फाउंड टू बी स्टैंडर्ड क्वालिटी। हमें वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का मिला, फाउंड टू बी मतलब ये काम हो चुका है। ठीक है, इफ P इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड इन प्लांट B। ठीक है सर, तो ऐसा हो सकता है ना कि स्टैंडर्ड क्वालिटी का हमें कैसे कैसे मिल सकता है कि प्लांट ए में बना हो, प्लांट ए में बनने की प्रोबेबिलिटी 60/100, और फिर वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का निकले उस बात की प्रोबेबिलिटी 80/100। ये भी हो सकता है सर प्लांट बी में बना हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी 40/100, और फिर वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का निकले, दैट इज 90/100। अब यहां तक सवाल होगा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का कि टोटल स्टैंडर्ड क्वालिटी का हमें कोई मोटरसाइकिल मिलेगा तो उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। इसमें से प्लांट बी में वो बना हो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो प्लांट बी वाला जो है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा 40 × 90/100 × 100। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सॉल्व कर सकते हो कि 126p कितना आ रहा है। ठीक है,
ये 1000, ये मतलब सॉरी 10,000 उड़ा दो, फिर ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 उड़ा दो, तो 4 इंटू 9 अपॉन 6 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 9, तो ये 4, ये 4 और ये 2 गया, तो ये आ जाएगा 9, 12 और 9 21, ठीक है ना। 9/21 ठीक लग रहा है, 3/7, और 126 से मल्टीप्लाई करना है, तो 126 इंटू 3/7, तो 7 1 जा 7, 5 7 8 जा 56, 18 3 54, तो 54 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला सवाल जो है वो ये वाला सवाल है, ध्यान से देखिएगा प्लीज, ये सवाल भी एनसीईआरटी का ही सवाल है। यस, मेरी बात पे अगर विश्वास नहीं है तो आप एनसीईआरटी में इस चीज को चेक कर सकते हैं। 25% of the population are smokers and a smoker has 27 times more chances to develop lung cancer than a non-smoker। ये वाला सवाल आपको खुद करना है भाई। हाँ, ये चलो बता ही देता हूं, आ जाओ, है ना। लैंग्वेज में कई बार एम्बिग्यूटी निकल जाती है, बच्चों को कम समझ में आता है। तो 25% ऑफ द पॉपुलेशन स्मोकर है, मतलब सिगरेट पीते हैं या फिर कुछ फूकते हैं, गलत बात है, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। यस, और तो सर 25% अगर ये है तो 75% पॉपुलेशन क्या है, नॉन स्मोकर, ठीक है। ए स्मोकर हैज 27 टाइम्स मोर चांसेस टू डेवलप लंग कैंसर देन ए नॉन स्मोकर। जो नॉन स्मोकर है, अगर मान लो उसके चांसेस एक्स हैं, एक्स चांसेस किस चीज के, लंग कैंसर के, तो मतलब अगर नॉन स्मोकर के एक्स चांसेस हैं तो इसके हो जाएंगे 27x लंग कैंसर के, ठीक है ना। 27 टाइम चांसेस हाई हैं उसके। ए पर्सन इज डायग्नोस्ड विद लंग कैंसर, मतलब ये वाला काम हो चुका है। पर्सन इज डायग्नोस्ड विद लंग कैंसर, मतलब उसके लंग कैंसर निकला है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लंग कैंसर? सर पहली बात आप ये बोल सकते हो कि वो एक स्मोकर था जिसकी प्रोबेबिलिटी है 25/100, फिर उसके लंग कैंसर हुआ, दैट इज उस बात के चांसेस है 27x। फिर सर हो सकता है कि वो एक नॉन स्मोकर रहा हो जिस बात की प्रोबेबिलिटी है 75/100, फिर उसको लंग कैंसर हुआ हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी है x, ठीक है। तो इतना काम हो चुका है, तो ये टीपीटी हो गया भाई। नाउ द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज स्मोकर, मतलब उसके लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो एक स्मोकर है। तो सर इसको हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और इसमें जो स्मोकर वाला पार्ट है वो न्यूमिनेटर में लिखा जाएगा, दैट इज 25/100 इंटू 27। इस पूरे को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर जो है वो आई बिलीव 9/10 आता है। x तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है, तो k की वैल्यू जो है वो 9 होगी। अगला सवाल बढ़िया सवाल है, पहले इस पूरे सवाल का मतलब समझो, फिर हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ये उसी प्रकार का सवाल हो गया जो अभी थोड़ी देर पहले देखा था। नाउ S W1 W2 W3 मतलब सैंपल स्पेस के अंदर एसोसिएटेड रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ एक सैंपल स्पेस एसोसिएट होता है, और प्रोबेबिलिटीज जो है वो ऐसे डिसाइड होंगी, मतलब हर अगली इवेंट की प्रोबेबिलिटी पिछले वाले की आधी है। मतलब लेट्स से कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 अगर लेट्स से x है, से मान लो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 मतलब इस दूसरे वाली आउटकम की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? सर आप इस पूरे में n की वैल्यू 2 पुट करो, तो W2 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 डिवाइडेड बाय 2, तो मतलब x/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W3 कैसे निकालोगे? सर आप इस पूरे में n की वैल्यू 3 पुट करो, तो ये आ जाएगा W2/2, इसकी भी आधी, दैट इज x/4। और हमें एक चीज पता है कि नेट सैंपल स्पेस की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो सैंपल स्पेस की सारी आउटकम चाहे इक्वली लाइकली हो या ना हो, बट सारी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या आता है सर? 1 आता है। बहुत बढ़िया। तो आई कैन से इन सब का सम जो है x/2 x/4, ऐसे करते करते जितने भी ये हैं इन सब का सम क्या आएगा? 1। तो ये एक इनफाइनाइट जीपी बन रही है, बिकॉज उसने बोला है कि ऐसे चलता ही रहेगा फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। कहां जाके रुकना है, मतलब कहीं रुक ही नहीं रहा, तो सर इनफाइनाइट जीपी बनेगी। तो a/1 माइनस r इज 1, तो ये कितना आ जाएगा सर? दैट इज 2x बराबर 1, तो x की वैल्यू हाफ आ गई। तो x की वैल्यू हाफ है, अगले वाले की प्रोबेबिलिटी 1/4, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8, फिर 1/16, ऐसे चलता जाएगा।
ठीक है। एन लेट ए जो है वो इस चीज को डिनोट करता है, के और एल नेचुरल नंबर है। लैंग्वेज वाइज अगेन ये खतरनाक सवाल है क्योंकि वैसे तो इसमें कुछ भी नहीं है। दिस इज बेसिकली ए लैंग्वेज ओरिएंटेड क्वेश्चन। कैसा सवाल है बेटा? लैंग्वेज ओरिएंटेड। अब सेट बी क्या है जिसमें हमने डब्ल्यू एन लिया, मतलब ये जो लोअर सफिक्स है ये एन होगा। ये एन कहां से डिसाइड होगा सर? यहां से। कैसे पता आपको? क्योंकि एन बिलोंग्स टू ए लिखा हुआ है। यहां जो भी एन रखा जाएगा वो इस सेट से उठाया जाएगा। मतलब आप बोल सकते हो एन बराबर है 2k प्लस 3l, जहां पर k और l नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूछा है, मतलब जितने n यहां आएंगे, जैसे W1 आ गया तो W1 की प्रोबेबिलिटी, W2 आ गया तो W2 की प्रोबेबिलिटी, जितने n यहां पे आप रख सकते हो सबकी प्रोबेबिलिटी का सम पूछा है। सर अब की बार आप प्रोबेबिलिटी का सम क्यों बोल रहे हो? बिकॉज सारे आउटकम्स इक्वली लाइकली नहीं है, सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। तो जब जब प्रोबेबिलिटी अलग अलग होती है तो हम सारी आउटकम्स जो फेवरेबल है उन सबकी प्रोबेबिलिटी को जोड़ते हैं, ना कि टोटल अपॉन फेवरेबल वाला या फेवरेबल अपॉन टोटल वाला फॉर्मूला नहीं लगाते। तो मैंने कहा यार इसमें से कैसे पता करेंगे ये किस टाइप के हैं? दो अलग अलग नेचुरल नंबर दे दिए, तो एक काम करो नेचुरल नंबर को फिक्स कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, k की वैल्यू 1 फिक्स कर दी या l की वैल्यू 1 फिक्स कर दी, तो ये बन जाएगा सर 2k प्लस 3। अब ये किस किस प्रकार के नंबर बन रहे हैं ये बताओ। k की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये आ जाएगा 5, 2 रखूंगा तो आ जाएगा 7, 3 रखूंगा तो 6 और 3 9, 4 रखूंगा तो 11, ऐसे आएगा जब l 1 था, क्योंकि ये भी तो नेचुरल नंबर है। हाँ, फिर जब मैं l की वैल्यू 2 रखता हूं तो सर ये बन जाएगा 2k प्लस 6। देखना जरा ध्यान से, है ना, l की वैल्यू 2 रखी। अब इसमें k की वैल्यू 1 रखूं तो सर ये आ जाएगा 8, फिर k की वैल्यू 2 रखूं तो ये आ जाएगा 10, k की वैल्यू अगर मैं 3 रखूं तो ये आ जाएगा 12, k की वैल्यू अगर मैं 4 रखूं तो 8 और 6 14, ये ऐसे चलते जाएंगे। सारे ऑड यहां से निकल जा रहे हैं, सारे इवन यहां से निकल जा रहे हैं, बट इवन भी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के बाद में। फिर आप l की वैल्यू 3 पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा 2k प्लस 9, फिर k की वैल्यू 1 पुट करोगे ये बनेगा 11, 2 पुट करोगे 9 और 4 13, ऐसे करके ये सारे लोग यहां से भी आ रहे हैं। दैट मीन्स n जो है वो क्या क्या निकल के आया, देखने वाली बात है। सर 5 आया, उसके बाद में 6 नहीं आया, देख लो 6 यहां से नहीं आ रहा। सर k की वैल्यू 0 रख दो, मैं कैसे रख दे 0, नेचुरल नंबर है, तो 6 नहीं आया। फिर आया 7, फिर यहां से आ गया 8, फिर यहां से आया 9, फिर यहां से आया 10, फिर 11, फिर 12, आगे आने वाले सारे नेचुरल नंबर्स यहां से आ जाएंगे। तो मैंने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार पूछा आपसे, तो सेट बी में तो ये है, बी बार में कौन कौन होगा ये बताओ। बी में तो ये वाले होंगे, तो बी बार में कौन होगा सर? इस पूरे में 1 भी नहीं आया तो W1, W2, W3, W4, W4, W5 जो है वो यहां से निकल चुका है तो ये बार में नहीं होगा। मतलब ये सारे नंबर्स, मतलब आप बोल सकते हो बी में कौन आएगा, W5, W7, W8, W9। मैं इसके अपोजिट या कॉम्प्लीमेंट में लिख रहा हूं, और एक आएगा W6। अब अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछूं बी बार की, तो W1 की प्रोबेबिलिटी है सर 1/2 बिकॉज x है, तो 1/2। W2 की है सर 1/4, W3 की है 1/8, W4 की है 1/16, W5 की है 1/32, यहां आ जाएगा 1/64। ये आपके पास पूरी की पूरी किसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है सर? दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए तो इस पूरे को एक में से घटा देना, है ना। तो मेरे ख्याल से आप निकाल सकते हो आंसर कितना आने वाला है। चलो देख लेते हैं। 64 एलसीएम आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 32, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा 8, और यहाँ आ जाएगा 4। 8 और 4 12, 12 और 16 28, 28 और 32 60, तो ये आ रहा है 60/64। 1/16 कहीं दिख रहा है क्या? वापस देखना जरा। अगर मैं एलसीएम लूं, क्योंकि W6 की प्रोबेबिलिटी तो यही होगी ना, हाँ 1 2 3 4, फिर 5 नहीं है 6 है, हाँ तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 4 ही लिखे मैंने, एक तो लिखना ही भूल गया, +1। ओहो, तो ये कितना आ गया भाई? वापस गिनो, 12 28, 28 और 32, 28 और 2 30, 60, और ये आ रहा है सर 61/64। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा? एक में से घटाओगे दैट इज 3/64।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 3/64। तो ये थोड़ा सा एक नया लैंग्वेज वाइज लगता है, बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये क्या चल रहा है। आ जाइए भाई, ऑप्शन देखते ही बच्चे घबरा जाते हैं कि चल क्या रहा है सर, क्या कहानी है। तो मैंने कहा एक बार सवाल को पढ़ो, वीडियो पॉज करो, फिर आंसर लिखो। ABC are 3 events such that the probability of exactly one of A and B। चलो 3 इवेंट्स की बात हो रही है, तो मैंने क्या किया, सेट बना लिया ऐसे इंटरसेक्टिंग, 1 2 और 3, जैसे हम क्लास में सॉल्व करते थे। ABC ये हो गया सैंपल स्पेस। फिर सर इसको बोल देते हैं A, इसको बोल देते हैं B, सॉरी इसको बोल दिया अल्फा, इसको बोल दिया बीटा, इसको बोल दिया गामा, इसको बोल दिया P, इसको बोल दिया Q, इसको बोल दिया R, इसको S, इसको T। ठीक है, हाँ है ना। अब exactly the probability of exactly one of A and B occurs is 1 minus K। A और B में से केवल एक होना चाहिए। तो A और B जब दो सर्कल्स होते हैं, exactly 1 वाला एरिया ये वाला होता है और ये वाला होता है। अब कुछ बच्चे यहां पर, जो कि ये क्लास में भी डिस्कस कर चुका है बहुत बारी, ठीक है, क्लास में भी हम इस बात पे क्लैरिफिकेशन ले चुके हैं कि जब यहां पर अगर सेट C भी हो ना, और उसने सिर्फ A और B के रिस्पेक्ट में बात बोली है, ध्यान से देखो, उसने C का जिक्र नहीं किया, उसने बोला कि एग्जैक्टली A और B में से कोई एक होना चाहिए। तो C के बारे में, सर C चाहे हो या ना हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब हम A और B वाले सर्कल को देखेंगे और उसमें से इस पार्ट का जो एरिया है वो लिख देंगे। ठीक है, हाँ, इस पार्ट का जो है वो लिख देंगे। अब उसमें C हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिकॉज उसने कुछ बोला नहीं, तो हमें कंसीडर भी नहीं करना, हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। तो अल्फा प्लस क्यू, कौन कौन आ रहा है यहाँ पे, अल्फा प्लस क्यू, इस एरिया में अल्फा प्लस क्यू और बी प्लस आर। ये वाली प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको K माइनस, सॉरी 1 माइनस के, एग्जैक्टली A और B की। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली B और C, B और C में से कोई एक हो, तो अब B और C वाले गोले पे चलो। सर ये रहा B का गोला और ये रहा C का गोला, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, कौन कौन आ रहा है इसमें, P और B, P और बीटा और Q और गामा, है ना। हाँ सर, ये वाली प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 1 माइनस 2 के। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 ऑफ A और C। तो वापस सर हम A और C वाले गोले पे चलेंगे। ये रहा A का गोला और ये रहा C का गोला। अब इन दोनों में एग्जैक्टली 1 वाला पार्ट ये है, तो अल्फा P गामा R, अल्फा P गामा और R, ये वाला कितना दे रखा है सर, ये भी आपको 1 माइनस के दे रखा है। The probability that ABC all occur simultaneously, सारे एक साथ अकर करें, मतलब सर ये बीच वाला एरिया, तो ये आपको दे रखा है S, S बराबर दे रखा है सर K स्क्वायर। The probability that at least one of A और B और C occurs, तो इसका मतलब होता है A यूनियन B यूनियन C, है ना। A यूनियन B यूनियन C का मतलब हो गया अल्फा बीटा गामा P Q R S, इन सब का सम, क्योंकि ये है आपका एरिया A यूनियन B यूनियन C वाला, ये वाला एरिया है जी, इसके अंदर जो है। तो T को छोड़कर सभी को जोड़ दो। तो मैंने क्या किया, इन सबको जोड़ा। तो जब मैं इन सबको जोड़ूंगा तो अल्फा 2 बार, Q 2 बार, बीटा 2 बार, P 2 बार, R 2 बार, गामा B 2 बार, R भी 2 बार। तो दिस इज 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस P प्लस Q प्लस R, है ना। और इन सबको जोड़ोगे तो सर ये आ जाएगा 3 माइनस 4K, है ना। सर एक काम करो, हमें S को भी लेके आना है, क्योंकि A यूनियन B यूनियन C में S भी होगा, तो इसमें भी 2 टाइम्स S जोड़ दो, और इस तरफ जो S की वैल्यू है दैट इज 2 टाइम्स K स्क्वायर, वो जोड़ दो। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 कॉमन लेने के बाद में अल्फा बीटा गामा P Q R और S मिलाकर ये बन रहा है सर प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C। हाँ ठीक है, इसको और इस पूरे को मिलाकर ये बन गया। और इस तरफ अगर आप देखोगे तो दिस इज 2K स्क्वायर माइनस 4K प्लस 3। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C, तो सर इस 2 से हम इधर डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा K स्क्वायर माइनस 2K, 3 को मैंने लिख दिया 2 प्लस 1, तो 2 से 2 को डिवाइड किया 1, और ये आ जाएगा सर 1/2। बेसिकली ये पूरा 3/2 लिखा हुआ है। यहां पे ध्यान से देखोगे सर ये लिखा हुआ है K माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ। अब अगर K की वैल्यू 1 भी होगी, जो कि ऑब्वियसली हो नहीं सकती, है ना, K की वैल्यू 1 होती, ये दोनों पार्ट तो 0 ही हो जाएंगे, बट फिर भी ये नेगेटिव हो जाएगा।
वर्स्ट केस सिनेरियो, सर ये पूरा पॉजिटिव लिखा हुआ है या मिनिमम 0 भी होगा, अगर होगा तो इसका स्क्वायर पॉजिटिव, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये पक्का हाफ से तो ज्यादा ही आएगी। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज ग्रेटर देन हाफ। बस यहां से आपको मैप कर कर इस पूरे इंफॉर्मेशन को फिल करना था। आंसर इज ए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सर डू इट बाय योरसेल्फ। तो डिब्बी 1 से लेकर मैं आपके लिए सवाल लेके आया हूं टिल डिब्बी नंबर 14 तक, 15 तक, ठीक है। हर एक सवाल को बहुत ध्यान से और इत्मीनान से पढ़िएगा, सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी के केस में 40 प्लस पीवाईक्यूज की जगह आपको 60 प्लस पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं बेटा, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको हल्के में क्यों ले सर, ठीक है। तो इसकी जितनी भी वैरायटी बन सकती है, जितने भी केस काउंटिंग वाले केसेस बन सकते हैं, जितनी भी लैंग्वेज एम्बिग्यूटी बन सकती है, लैंग्वेज कंफ्यूजिंग बन सकती है, उन सबसे होके एक बार गुजर जाइए। चलिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक और धमाकेदार लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। बाय बाय, लव यू ऑल।